सभी लोग आगे यूनिट नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन निकाला सबने? ठीक है, राइट बच्चों। सी मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके, अभी हम लोग क्या रिवाइज कर रहे हैं? वी आर नाउ गोइंग टू रिवाइज यूनिट नंबर 2 जिसका नाम क्या है? कंसिडरेशन। ठीक है, अच्छा वैसे क्वेश्चन पूछा है, देखो आपको आंसर आता है क्या? कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है ना, उसका सेक्शन पता है? सेक्शन 2D, सेक्शन 2D ऐसे याद रख सकते हो। देखो डी मतलब देना लेना, देना लेना मतलब कंसिडरेशन। ठीक है, अच्छा कंसिडरेशन क्या ना, मैं आपको डायरेक्टली रूल्स बता रहा हूं। वैसे कंसिडरेशन को शॉर्ट में उसका एक लैटिन मैगजीम है, क्या है लैटिन मैगजीम? कंसिडरेशन के लिए एक लैटिन मैगजीम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्विड प्रो क्यो? समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, दो लोगों का जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ना कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। सही है? ठीक है बच्चों, कंसिडरेशन का एक लंबा डेफिनेशन है। ठीक है, वो डेफिनेशन मैं थोड़े टाइम के बाद बताता हूं। अभी ना वो डेफिनेशन को स्प्लिट करके उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, कंसिडरेशन के पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता रहा हूं। यूनिट छोटा है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। ओके, सो कंसिडरेशन का फर्स्ट पॉइंट है दैट कंसिडरेशन इट मस्ट ऑलवेज मूव एट द डिजायर ऑफ, बोलो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन किसके इच्छा से होना चाहिए? प्रोमिसर की इच्छा से होना चाहिए। बिफोर वी डिस्कस दिस पॉइंट, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको है ना ये दो टर्म्स का मतलब पता है। क्या आपको पता है प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है? पता है क्या बच्चों? बहुत सिंपल है यार। ठीक है, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन को फिक्स करता है, डिसाइड करता है, उसको प्रोमिसर बोलना है। फिर से बता रहा हूं, जो भी पर्सन ने, दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जिसने भी कंसिडरेशन को फिक्स कर दिया उसको प्रोमिसर बोलेंगे। एग्जाम्पल, अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमें फीस पे कर रहे हैं, बट ये बताओ फीस कितना पे करना है, ये नंबर किसने डिसाइड किया? हम लोगों ने, आपने? हम लोगों ने डिसाइड किया। मतलब क्लासेस वाले डिसाइड कर रहे हैं कि फीस कितना होगा। इट मींस क्लासेस वाले जो है ना वो हो गए प्रोमिसर और स्टूडेंट क्या बन गया? प्रोमिसी। ठीक है, अगर मैं कोई होटल में जाता हूं तो बच्चों होटल में कौन सी चीज का प्राइस क्या होगा ये डिसाइड होटल वाला कर रहा है या कस्टमर करता है? होटल वाला। तो होटल वाला क्या हो गया? प्रोमिसर। सो रिमेंबर दिस वेरी सिंपल बेसिक पॉइंट, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन को फिक्स करता है, जो कंसिडरेशन के टर्म्स को फिक्स कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोमिसर। ठीक है, पॉइंट क्या है कंसिडरेशन का? फर्स्ट पॉइंट है कि कंसिडरेशन हमेशा किसके डिजायर से होना चाहिए? प्रोमिसर के। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल, इसका आंसर आपको आ रहा है तो देखो। ठीक है बच्चों, दो लोगों में सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ए एंड बी। ठीक है, ए बी को बोलता है कि उसको घर बेचना है, ठीक है, और घर बेचना है 30 लाख रुपीस में। ठीक है, ए ने बी को पूछा आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस टू यू, विल यू बाय फॉर ₹30 लाख। ठीक है, वापस देख लो अच्छे से, ऑफर किसने दिया? ए ने। क्या बोल रहे हो? घर उसको सेल करना है, कितने में? 30 लाख में। ओके बच्चों, अभी बी रिटर्न में क्या आंसर दे रहा है? केयरफुल लेना और आंसर आप लोगों से चाहिए मेरे को। ठीक है, बी बोलता है यार 30 लाख बहुत ज्यादा है, मैं ना 20 लाख देने के लिए रेडी हूं। बी ने यहां पे क्या बोला? आई एम रेडी टू पे ओनली 20 लाख। बी 20 लाख रुपए देने के लिए रेडी है, तो बच्चों यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। रीजन? सर ये तो काउंटर ऑफर हो गया। बी ने यहां पे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, तो यहां पे एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। दैट इज ओके, वो तो पता है सबको, वो तो पहले ही सिखा दिया है। बट यहां पे कंसिडरेशन के एंगल से एक पॉइंट बता रहा हूं। कैन यू टेल मी ये पूरे एग्जाम्पल में प्रोमिसर कौन है? बच्चों प्रोमिसर कौन होता है? जो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन के टर्म्स को स्टार्टिंग में फिक्स करता है उसको प्रोमिसर बोलते हैं। घर की कीमत किसने बोली 30 लाख? ए ने। तो ए क्या हो गया? प्रोमिसर। अगर ए को हम लोग प्रोमिसर बोल रहे हैं तो कंसिडरेशन जो इसने बोला है वो ही एक्सेप्ट करना चाहिए सामने वाला, क्योंकि लाइन पे तो क्या लिखा है? इट मस्ट ऑलवेज मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। क्या होगा अगर कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर से मूव नहीं होता है? तो अगर कंसिडरेशन जैसे प्रोमिसर ने बोला है वैसे एक्सेप्ट नहीं होता है, मतलब काउंटर ऑफर हो जाएगा। और हमें पता है काउंटर ऑफर वैलिड होता है क्या? नहीं। इसलिए सेंटेंस यूज किया गया है दैट कंसिडरेशन
मस्ट ऑलवेज मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। इनडायरेक्टली कौन से पॉइंट का एक्सप्लेन कर रहा है? काउंटर ऑफर। ये बोल रहा है अगर प्रॉमिसर के हिसाब से नहीं हुआ है मतलब प्रॉमिसी ने पलट के कुछ बोला है, अगर प्रॉमिसी कुछ पलट के बोलता है मतलब वो क्या हो गया? काउंटर ऑफर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो कंसिडरेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। इजी है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट बच्चों, कंसिडरेशन जो होता है ना, इट कैन मूव फ्रॉम promisee, it can move from promisee or any other person, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, सोचना और आंसर करना, ठीक है बच्चों। इमेजिन करो कि टीचर और स्टूडेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। किसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? टीचर और स्टूडेंट का। टीचर प्रॉमिस करता है स्टूडेंट को कि मैथ्स पढ़ाएगा और रिटर्न में वो फीस उसे चार्ज करे से ₹10,000। सो दिस इज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। कैन यू टेल मी? थोड़ा सोच के बोलो, अगर टीचर और स्टूडेंट का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टीचर ने स्टूडेंट को बोला मैं तेरे को मैथ्स पढ़ाऊंगा, रिटर्न में तेरे को 10,000 रुपए फीस देना होगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर कौन है? टीचर है। क्यों लग रहा है? क्योंकि फीस किसने फिक्स किया है? टीचर ने। तो हम लोग टीचर को क्या बोलेंगे? प्रॉमिसर। सो टीचर हियर इज प्रॉमिसर और स्टूडेंट क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी बन जाएगा, राइट, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर टीचर और स्टूडेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ना फीस क्या स्टूडेंट का फादर पे कर सकता है? स्टूडेंट का फादर भी पे कर सकता है। अच्छा, सपोज यहां पे स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट का फादर पे कर रहा है, स्टूडेंट का फादर ये फीस को पे करता है, चलेगा क्या? अरे टीचर को तो फीस से मतलब यार, कोई भी दे दो। सपोज अगर टीचर ने स्टूडेंट के फादर से फीस ले लिया, क्या वो अलग से और फीस मांगेगा स्टूडेंट से ये बोल के कि अरे तूने तो दिया ही नहीं? ऐसा नहीं चलेगा। वही पॉइंट है। ऐसा अगर होगा तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा बच्चों, बट अफसोस मैं अमीर नहीं हूं और ये पॉइंट क्या लिखा पड़ता है, ठीक है। कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। बात बड़ी सिंपल है, प्रॉमिसी पैसा देगा तो भी चलेगा, प्रॉमिसी की जगह कोई और पैसा देगा तो भी चलेगा। सही है क्या? ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है क्या जिसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया वो भी कंसिडरेशन दे रहा है? बिल्कुल, ठीक है बच्चों। जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट नहीं ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, जो पर्सन स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट को, क्या वो पैसे पे करेगा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ठीक है ओके। सपोज मैं कोई होटल गया, मैं कुछ खा लेता हूं, खाने को मेरा दोस्त मिल जाता है वहां पे, मेरा दोस्त बिल भर रहा है, अरे स्वप्निल बहुत दिन हो गए मैं तेरा बिल भर देता हूं, ऐसा बोल के उसने मेरा बिल भर दिया, चलेगा? कॉन्ट्रैक्ट मेरा होटल का है, कोई तीसरा पे कर रहा है, चलेगा? अरे बहुत अच्छा लगता है कोई और पे करता है तो बिल, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही पॉइंट है, इट कैन मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की इच्छा से होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है? इट कैन मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। कोई स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट को वो भी अगर पेमेंट करेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, राइट बच्चों। फर्स्ट पॉइंट था कंसिडरेशन प्रॉमिसर के हिसाब से होना चाहिए। सेकंड पॉइंट था कंसिडरेशन प्रॉमिसी या उसके जगह कोई और भी पे कर सकता है। अच्छा, नाउ थर्ड पॉइंट, कंसिडरेशन कैन बी फॉर एनी एक्ट और इट कैन ऑल्सो बी फॉर एनी एब्स्टिनेंस। कोई बताएगा क्या एक्ट मतलब क्या? कभी कभी नहीं, बहुत बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि कुछ काम करने का ही पैसा मिलता है, ठीक है। आप मेरे को फीस क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि मैंने पढ़ा है, ऑब्वियसली फ्री में कोई कुछ भी नहीं देता है, ठीक है बच्चों। जालिम दुनिया है, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर मैं कुछ करूंगा तो ही मेरे को कुछ मिलेगा, सही बात है, ठीक है। तो कुछ काम करने का ही पैसा मिलता है, मैक्सिमम केसेस में ही होता है। बट कभी कभी यह भी हो सकता है कि कुछ काम नहीं करने का पैसा मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्टिनेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए वर्सेस बी, इन दोनों का कुछ झगड़ा चल रहा है, इन दोनों का झगड़ा चलता है कोर्ट में, ठीक है। और बी का जो एडवोकेट है ना वो बहुत ही सही एडवोकेट है, मतलब बी एक ऐसे एडवोकेट को अपॉइंट करने वाला है जिसने अभी तक एक भी केस नहीं हारा है। तो जैसे ए को ये बात पता चलती है, ए इस एडवोकेट को पैसे देके बोलता है कि आप प्लीज बी का केस मत लड़ना। मतलब यहां पे आप ध्यान से सुनना, ए ने एडवोकेट को पैसे दिए क्या करने के लिए? केस नहीं लड़ने के लिए।
मतलब यहां पे कुछ काम करने का पैसा मिल रहा है, काम नहीं करने का पैसा मिल रहा है, काम नहीं करने का पैसा मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको एब्सटिनेंस बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वोइड है वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं एब्सटिनेंस का मीनिंग क्या है। कंसिडरेशन कुछ काम के लिए होता है तो उसको एक्ट बोलते हैं, कंसिडरेशन कुछ काम नहीं करने के लिए होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सटिनेंस। अभी तक कितने पॉइंट्स बताए? 3। फर्स्ट पॉइंट क्या था? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सेकंड पॉइंट, कंसिडरेशन may move from promisee or any other person. Third point, consideration can be for act, it can also be for abstinence. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों नंबर 4 कि कंसिडरेशन जो है ना, कंसिडरेशन जो है ना, ठीक है, ये पास्ट भी रह सकता है, प्रेजेंट भी रह सकता है और फ्यूचर भी रह सकता है। ठीक है, ये क्या है? पास्ट भी रह सकता है, प्रेजेंट भी रह सकता है, फ्यूचर भी रह सकता है। बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करना, ऐसा हो सकता है क्या कि 15 दिन पहले मैंने किसी को पैसे दिए और चीज मेरे को आज मिल रही है? हो सकता है। अगर मैंने 15 दिन पहले पैसे दे दिए मतलब मैंने कंसिडरेशन दे दिया क्या? तो मेरा कंसिडरेशन क्या होगा? पास्ट। ठीक है, और मेरे को चीज आज मिल रही है, बराबर? तो मतलब मैंने अगर पहले कुछ काम कर दिया है तो मेरा कंसिडरेशन बन जाएगा पास्ट कंसिडरेशन। इजी है। ठीक है बच्चों, अभी आजकल ना अगर आपको कोई भी कार खरीदना है ना तो कार खरीदने के लिए बहुत एडवांस बुकिंग करना पड़ता है। अगर कोई कार मेरे को खरीदना है तो मैंने पहले पेमेंट कर दिया है तो मेरा कंसिडरेशन क्या हो गया? पास्ट। मेरे को चीज बहुत लेट मिल रही है बट मैंने पेमेंट तो पहले ही कर दिया। सही है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट फ्यूचर बता दो पहले। बच्चों ऐसा हो सकता है कि अमेजॉन से आज मैंने ऑनलाइन कोई चीज खरीदी है, कोई बताएगा थोड़ा दिमाग लगा के, आज अगर मैं अमेजॉन से ऑनलाइन कोई चीज मंगाता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? इसको ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो हमारा रिवीजन भी हुआ है फर्स्ट यूनिट में। ई कॉन्ट्रैक्ट पता है ना, भूलो मत, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नया टर्म है। ओके, तो ये ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बराबर? आज अमेजॉन से मैंने कोई चीज मंगाई है, अभी अमेजॉन का मेरे को मैसेज आया कि ये चीज आपके घर पे डिलीवर होगी 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद मतलब क्या है? फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। अगर कोई चीज मेरे को बहुत लेट मिल रही है तो वो उनका कंसिडरेशन जो मेरे को मिल रहा है दैट इज फ्यूचर। सही है? ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, प्रेजेंट कंसिडरेशन एग्जांपल, कोई स्टेशनरी के दुकान पे गया, 10 रुपए दिए, एक पेन परचेज कर लिया, तभी के तभी, ये कौन सा कंसिडरेशन है? प्रेजेंट। जो कंसिडरेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट आप तभी के तभी इंस्टेंटली करते हो उसको प्रेजेंट कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई होटल गया, कुछ खा लिया, पेमेंट तभी कर दिया, कौन सा कंसिडरेशन है? प्रेजेंट। सही है? जो इंस्टेंटली होता है ना, जहां पे ज्यादा टाइम गैप नहीं होता है दोनों के परफॉर्मेंस में, वहां प्रेजेंट कंसिडरेशन होता है। ठीक है, अगर मैं कोई पिक्चर देखने जा रहा हूं और मैं तभी टिकट निकाला और तभी पिक्चर देख रहा हूं, ये कौन सा कंसिडरेशन है? प्रेजेंट। इज इट इजी? तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अभी तक 4 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन प्रोमिसोर के डिजायर से मूव होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कंसिडरेशन प्रोमिसी या उसके जगह कोई स्ट्रेंजर भी दे सकता है। थर्ड पॉइंट, कंसिडरेशन कुछ काम के लिए हो सकता है, एक्ट के लिए, एब्स्टिनेंस के लिए भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको आंसर करने आना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए कोई वर्ड है क्या? फ्यूचर कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी। और पास्ट को एग्जीक्यूटेड। तो कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है या एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है या प्रेजेंट भी हो सकता है। इजी है? ठीक है, राइट बच्चों। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने अभी आपको जो बताया ना, मैंने एक्चुअली डेफिनेशन को स्प्लिट करके बताया। डेफिनेशन का सेक्शन 2D। डेफिनेशन जो ना बच्चों, आपको एग्जाम में डेफिनेशंस लर्न करके जाना, मैं बार बार बता रहा हूं, डेफिनेशंस में कोई खिलवाड़ नहीं चाहिए, लर्न करके जाओ। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, promises to do or abstain from doing anything, any such act or abstinence or promise is called as consideration for the promise. सही है? ये लर्न का होगा। अगर आपको 4 पॉइंट्स दिमाग में है ना, यू कैन राइट डाउन योर ओन डेफिनेशन। जरूरी नहीं जैसे कैसे लाने जाना चाहिए, मेरे को लर्न है क्योंकि बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों को भी लर्न हो जाएगा, वैसे कुछ बात नहीं है। ठीक है, सेक्शन ढंग से लिखो और ये 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है, यू आर गुड टू गो।
बराबर है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स भी है जो मैं अभी आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। कंसिडरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसिडरेशन जो है बच्चों, इट मस्ट नॉट बी, बच्चों बताओ आपको ये पॉइंट याद आ रहा है क्या? कंसिडरेशन कौन से चीज के लिए नहीं होना चाहिए? जो आपकी लीगल ड्यूटी है। इट मस्ट नॉट बी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटीज। ध्यान से देखो तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। कंसिडरेशन लीगल ड्यूटीज के लिए नहीं होना चाहिए, बराबर। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? अभी देखो आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, ओके बच्चों। अगर सपोज मैं कोई होटल में जाता हूं, ठीक है, होटल में खाना खा लिया, वेटर को टिप देना जरूरी है क्या? क्यों नहीं यार? वेटर ने मेरे को सर्विसेज दिए, उसने खाना लाके दिया टेबल तक, उसने खाना सर्व किया, तो वेटर को टिप देना चाहिए ना? नहीं, क्यों नहीं? ऑलरेडी वेटर को उसके काम के लिए सैलरी मिल रहा है, तो वेटर का वो काम करना उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। जो काम करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको उस काम का पेमेंट अलग से नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, देना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेटर को टिप देते नहीं है, वेटर गुस्से में दिखता है, फिर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेटर को टिप देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट बच्चों, कोर्ट ऑफ लॉ ने अलग से इसके ऊपर जजमेंट भी पास किया, अगर आपको पता है तो। सर्विस चार्ज अगर कोई होटल वाला अलग से कलेक्ट करता है, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज इलीगल नाउ, गलत हो गया वो। सर्विस चार्ज मतलब सर्विसेज के लिए अलग से पैसे लेना गलत है। लगा तो आप है ना, आपके फूड का कॉस्ट बढ़ा दो, महंगा कर दो उसको, कस्टमर देना है तो देगा, बट ना अलग से आप सर्विस चार्ज नहीं कर सकते। रीजन वही पॉइंट बताओ, कंसिडरेशन, यानी कि पैसा आप उस चीज के लिए नहीं मांग सकते हो जो काम करना आपकी लीगल ड्यूटी है। समझ में आई बात? ठीक है, ओके बच्चों, ना प्लीज अंडरस्टैंड, सी ये पॉइंट जो ना हर जगह आ सकता है। एग्जांपल, कोई पोस्टमैन है जो आपके घर पे कोई चिट्ठी लेके आके दे रहा है, ठीक है, वो पोस्टमैन बोल रहा है सर मेरे को कुछ दो ना बख्शीश, ठीक है, हाँ जो भी है, अगर वो कुछ भी आपसे पैसे मांगता है तो वो उसको देना नहीं देना आपकी मर्जी है, वो जबरदस्ती नहीं बोल सकता मेरे को पैसे दो। क्यों नहीं बोल सकता? उसको ऑलरेडी उसके काम के लिए सैलरी मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली कोई पुलिस इंस्पेक्टर जो है अगर लोगों की मदद करता है तो पुलिस इंस्पेक्टर को उस काम का ऑलरेडी पेमेंट मिल रहा है, इज अ पब्लिक सर्वेंट। पैसा कौन दे रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर को सैलरी मिलती है, उसको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, और सैलरी का पैसा गवर्नमेंट के पास कहां से है? हम लोग टैक्स भर रहे हैं। तुम लोग भी टैक्स भरते हो क्या? हर कोई टैक्स भरता है। जीएसटी भरा है तुम लोगों ने फीस में? हाँ, फिर चलो, तो बच्चों मैं वही बता रहा हूं, अरे ध्यान दे रहे, बीच में कुछ तो चालू रहता है, ध्यान दो। कंसिडरेशन सिर्फ उसी काम का पैसा आपको मिलना चाहिए जो काम करना आपकी लीगल ड्यूटी, उसके लिए अलग से पैसा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप अलग से ले रहे हो तो गलत हो जाएगा। अरे गेटिंग द पॉइंट? पक्का? इज इट इजी? ठीक है, कितने पॉइंट्स बताए? अभी तक मैंने 5 पॉइंट्स बताया, राइट। नाउ बच्चों इसमें एक दो और पॉइंट्स है, ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, ओके। सो एक काम करते हैं हम लोग, यहां सीखते हैं, कोई पॉइंट अपना छोटा तो नहीं है। ये मैंने आपको बताया, एक्ट के लिए होता है, एब्स्टिनेंस के लिए होता है, मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस और मे मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, ये भी हो गया है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये भी हो गया है, ठीक है। इसमें रुक जाओ, एग्जीक्यूटर ये भी बताया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये भी बताया। हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन के लिए एक और पॉइंट है, नीड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है। अभी इस एग्जाम्पल पे ध्यान देना, ठीक है बच्चों। सपोज ए ने बी को अपनी कार बेची है फॉर ₹10। ये कार मार्केट में आराम से बिकती थी फॉर ₹12 लाख। जिस चीज की कीमत 12 लाख है मार्केट में, उस चीज को ए अपने दोस्त को 10 रुपए में बेच रहा है सिर्फ, ठीक है। आई हैव 2-3 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस है, मैं जैसे क्वेश्चंस पूछूंगा आपको सोच के आंसर करना है। ए ने अपने दोस्त को 10 रुपए में गाड़ी बेच दी, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, व्हाई? क्योंकि लॉ बोलता है कि भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज करो। कितना वो लॉ नहीं बोलता है, कम या ज्यादा चलेगा,
दैट इज द पॉइंट। कंसिडरेशन एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट जो मार्केट में उस चीज की कीमत है उतना लेना जरूरी नहीं है। अगर मैं कार को 10 रुपए बेच रहा हूं तो मेरी मर्जी की कार को कितने बेच रहे हैं, ठीक है, 10 रुपए लिया कम लिया तो भी चलेगा, बट कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? यस। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ रिटर्न में है। उसको क्विड प्रो क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ए ने क्या दिया? ए ने क्या दिया? कार। और बी ने क्या दिया? 10 रुपए। कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। सेकंड क्वेश्चन, अगर इस एग्जाम्पल में 10 रुपए की जगह ए बी से कुछ भी नहीं लेता है तो क्या होगा? तो वैलिड होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब फ्री में हो गया। अगर ये फ्री में होगा तो कंसिडरेशन मिसिंग है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि 10 कंडीशंस में से एक कंडीशन कंसिडरेशन है, बराबर है ना, ठीक है। और एग्रीमेंट भी नहीं होगा ना बच्चों। एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। दो लोग आपस में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, यहां पर तो सिर्फ एक ही कर रहा है। तो फ्री में अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन, आपको ना यहां पे कुछ डाउट नहीं आ रहा है क्या कि कोई समझदार इंसान अपनी गाड़ी को 10 रुपए में क्यों बेचेगा यार? बच्चों यहां पे आपको दाल में कुछ काला लग रहा है क्या? मेरे को तो पूरी दाल ही काली लग रही है। यहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ है? ए ने अपनी गाड़ी 10 रुपए बेच दी यार। ऐसा हो सकता है यहां पे कि बी ने ए के साथ में फ्रॉड किया होगा, या अंडी इन्फ्लुएंस किया होगा, या कोर्शन किया होगा, ठीक है। जो भी बच्चों यहां पे कंसेंट बराबर से नहीं लिया गया है, ये हो सकता है, ओके। अगर यहां पे इसका आंसर अभी आपको करना है, मैंने दूसरी जगह एक जगह लिंक करा है इसको, ट्राई टू आंसर। अगर आपने ढंग से रिवीजन किया ना, आपको इसका आंसर करने आएगा, आना ही चाहिए इनफैक्ट। बच्चों अगर ये केस कोर्शन का, या अंडी इन्फ्लुएंस का, या फ्रॉड का, या मिस रिप्रेजेंटेशन का निकल जाता है, तो आप ए को क्या सजेशन दोगे? ए को बोल सकते हो कि भाई तू एग्रीड पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, तेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो तू कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है कोर्ट में जाके, या तो फिर तू कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है। तेरे को क्या करना है तू डिसाइड कर। अगर ए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा तो उसको कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट के पास। कोर्ट के पास ए जाएगा, अपनी दुख भरी कहानी बताएगा, सर इसने मेरी गाड़ी 10 रुपए में ले ली, मेरे को सिर्फ 10 रुपए मिले, तो ए को उसकी गाड़ी वापस मिल जाएगी। और अगर सपोज ए को कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करना है, तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट याद है कितने केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है? 4। कौन से 4 केसेस? कोर्शन, अंडी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक में नहीं होता है। मिस्टेक का क्या होगा बताऊंगा, समझा? ठीक है, राइट। तो बच्चों कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। अच्छा, लास्ट 2 पॉइंट्स और है, यहीं पे बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां बताया गया है कि कंसिडरेशन जो है ना मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, कंसिडरेशन इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सिंपल है, कंसिडरेशन जो है ना बच्चों वो सिर्फ पॉसिबल चीजों के लिए होना चाहिए। इम्पॉसिबल चीजों के लिए अगर कंसिडरेशन होता है तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा। ए बी को बोल रहा है मैं तेरे को 10 लाख दूंगा अगर तू जादू से खजाना निकालेगा, तो अगर वो जादू से खजाना निकाल सकता तो तेरे 10 लाख रुपए की जरूरत क्या है? जो भी है, ऐसे एग्जाम्पल्स है बट ओके। अगर ऐसा कुछ होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन इल्यूजरी होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इल्यूजरी? जो पॉसिबल नहीं है वैन, ठीक है, जो प्रैक्टिकली नहीं होता है, ओके। कंसिडरेशन सिर्फ पॉसिबल चीजों के लिए होना चाहिए। ए बी को बोल रहा है मैं तेरे को 5 लाख दूंगा अगर तू 2 + 2 5 करेगा, तो इम्पॉसिबल है, पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है, कुछ भी और डिस्कस करके सेंस नहीं बनता बच्चों, राइट। चलो 7th पॉइंट बताया मैंने आपको। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट क्या लिखा है? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको क्या बता रहा हूं बच्चों। कंसिडरेशन कुछ भी गलत काम के लिए अगर आप ले रहे हो तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल, इसका आंसर आपको करने आ रहा है क्या? देखो पहले सपोज इमेजिन करो ए बी को 5 लाख रुपए दे रहा है,
और बोलता है कि सी को जाके धमकी दे ताकि सी उसकी कार ए को 10 रुपए में बेच दे। बहुत ध्यान से सुनना है आपको, तो आपको आंसर बराबर से करना आएगा। मेरा क्वेश्चन क्या देखना अच्छे से। ए ने किसको पैसे दिए यहां पे? बी को। ए बी को 5 लाख रुपए देके क्या बोलता है, जाके सी को धमकी दे ताकि सी उसकी गाड़ी मेरे को 10 रुपए में बेचे। ठीक है, तो ए और बी के बीच में का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोर्शन लग रहा है क्या? अरे बच्चों, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा मैं, ए और सी का नहीं। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट देखो। कोर्शन मतलब क्या? धमकी देना। क्या ए ने बी को धमकी दी है? धमकी देने के लिए बोल रहा है, उसने धमकी नहीं दी बी को। ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन नहीं हो रहा है, ए और सी के कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन हो रहा है। ए ने सी को धमकाया है इनडायरेक्टली, बी के थ्रू, आदमी लगा के, गुंडे लगा के। बी को ने गुंडा, ठीक है। अगर मैं किसी गुंडे को, मैं दूंगा नहीं। अगर ए ने बी को पैसे दिए तो बच्चों यहां पे ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कोर्शन में नहीं आएगा, ए और सी का कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन में आएगा। इज इट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों बी जो पैसे ले रहा है ए से, तो ये बी पैसे लेके जो काम कर रहा है, क्या लग रहा है? ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट का इरादा सही है ना? पैसे लेके किसी को धमकाना अच्छा इंटेंशन है ना, मस्त बिजनेस है नहीं? दिस इज नॉट करेक्ट। इसलिए यहां ये लिखा है, अगर भी पैसे लेता है तो जो कंसिडरेशन लिया गया ना, इसको हम लोग बोलेंगे अनलॉफुल। क्या बोलेंगे? अनलॉफुल। ठीक है। इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सारे भारी भरकम वर्ड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी नहीं, यूनिट नंबर 3 में। कौन सी यूनिट में? यूनिट नंबर 3 में, नॉट नाउ। ठीक है बच्चों। अरे रुको, कहां जा रहे? अरे लेक्चर चालू है, 5 मिनट हुए, ध्यान दो। ओके बच्चों, सी कंसिडरेशन, ये यूनिट के गिन के 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में सारी बेसिक चीजें जो है वो मैंने बता दी आपको। ठीक है, अभी बच्चे कुछ 2 पार्ट्स क्या है सुन लो, सिर्फ क्या बता रहा हूं। उसमें से एक पार्ट है जनरल रूल नंबर 1। बच्चों फर्स्ट जनरल रूल क्या है कंसिडरेशन का, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला जनरल रूल ये है दैट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। ये क्या है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue? मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। सबको याद है क्या पॉइंट? ठीक है बच्चों, ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue, इसके लिए एक और वर्ड है, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये एरिया पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं इंस्टीट्यूट। ठीक है, और जब इस पे क्वेश्चन आएगा ना, तो कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। राइट, ध्यान ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना। ओके, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue, इसके एक और टर्म यूज किया जाता है। कोई बताएगा क्या टर्म यूज किया जाता है? इसकी जगह क्या आ सकता है क्वेश्चन? राइट, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue या प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? मैं बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। बच्चों सपोज इमेजिन करो, ये 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, सेम वही एग्जांपल, टीचर ने प्रॉमिस किया था मैथ्स पढ़ाएगा, और स्टूडेंट ने यहां पे 10,000 रुपीज फीस दे भी दिया है। ठीक है, अभी इमेजिन करो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज कौन है, बता दो? टीचर एंड स्टूडेंट। ओके, अच्छा बच्चों, ये 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो ना यहां पे मैं पहले लिख देता हूं पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो 2 लोग जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। किनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है? टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, स्टूडेंट ने पूरा फीस पे कर दिया एडवांस में 10,000। ओके, टीचर ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। प्लीज हम लोगों को घूर के मत देखो, ऐसा एग्जाम्पल है, उसको एग्जाम्पल की तरह लेना चाहिए। और अतुल सर को जाके बोलना मत कुछ, चलो आ जाओ। हाँ वही बोल रहा हूं, ध्यान दो, एग्जाम्पल है। सी बच्चों,
अनसाउंड माइंड? हाँ ठीक है, आ जाओ। टीचर ने स्टूडेंट को पूरा नहीं पढ़ाया। बच्चों अभी यहां क्या होता है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि स्टूडेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, बट स्टूडेंट के फादर को बहुत फर्क पड़ रहा है। ओके, तो यहां पे ना स्टूडेंट का जो फादर है ना, ये टीचर को बोलता है ऐसे कैसे आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, ठीक है, आई विल सी यू इन कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे कौन बोल रहा है? फादर। किसको बोल रहा है? टीचर को, ठीक है। टीचर जो है ना वो मैथ्स के अलावा थोड़ा लॉ की भी जानकारी रख रहा है। ओके, टीचर फादर को क्या बोलता है? आपको जो करना है करो, वैसे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आप स्ट्रेंजर हो कॉन्ट्रैक्ट को। मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ ही नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके बच्चे के साथ हुआ है, ठीक है। सो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, तो फादर कौन हो गया? हु इज फादर? ये जो फादर है यहां पे, ये कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लिया है कि इसने? नहीं। तो फादर को हम लोग बोलेंगे या तो थर्ड पार्टी, या तो बोलेंगे स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बच्चों रूल क्या है, मैं आपको सिर्फ जनरल रूल डिस्कस करके बता रहा हूं क्योंकि टाइम अभी हो चुका है। इसके एक्सेप्शंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सुनना अच्छे से। ओए मुन्ना रुक जा, टाइम हो गया। मतलब बुक तो इतने जल्दी बंद करता, उड़ के जाएगा क्या तू? कॉर्नर में बैठा है तू? रूल ये है कि दो लोगों का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब भी दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो उनका आपसी मामला है। हम लोग कितने बार ये वर्ड यूज करते हैं, इनका आपसी मामला है, बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों की कुछ बहस चल रही है टीचर और स्टूडेंट की, तो फादर इज कंप्लीट स्ट्रेंजर। फादर को बीच में बोला नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में चल रहा है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में चल रहा है। तो फादर कौन हो गया? स्ट्रेंजर, ठीक है। बच्चों हम लोग जो बोलते हैं ना इनका आपसी मामला है, एग्जैक्टली उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया है प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब प्रिविटी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मीनिंग क्या निकलता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है वो उनका आपसी मामला है। अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो दोनों में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, बट कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। फादर क्या सू कर सकते हैं टीचर को कोर्ट में? कोर्ट ये केस को एंटरटेन भी नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि फादर कौन है? स्ट्रेंजर, ठीक है। कौन जा सकता है कोर्ट में? जिसको प्रॉब्लम है। किसको प्रॉब्लम आना चाहिए? स्टूडेंट को, वो जाना चाहिए कोर्ट में। समझ में आया? ठीक है। तो सिंपल चीज है बच्चों, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन sue each other बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। दिस इज द जनरल रूल। इस रूल के 6 से 7 एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस इतने हैं कि पढ़ने में लगता है एक्सेप्शन ही रूल है। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, विल स्टॉप। यस बच्चों, कंसिडरेशन नाम का यूनिट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसिडरेशन के ना अपने बेसिक पॉइंट्स हो गए, राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर करो ना, कंसिडरेशन का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2D। आपको कंसिडरेशन के डेफिनेशन के पॉइंट्स याद है क्या? ठीक है। कंसिडरेशन किसके डिजायर के हिसाब से होना चाहिए? प्रोमिसर। कंसिडरेशन प्रोमिसी भी पे कर सकता है, उसके जगह कोई और भी पे कर सकता है, राइट। कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर से होना चाहिए। कंसिडरेशन प्रोमिसी भी पे कर सकता है, प्रोमिसी की जगह कोई और भी पे कर सकता है। कंसिडरेशन कुछ काम के लिए होता है तो उसको एक्ट के लिए बोलते हैं, और कुछ काम नहीं करने के लिए तो उसको हम लोग एब्स्टिनेंस बोलते हैं, राइट। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पास्ट कंसिडरेशन का एक वर्ड है एग्जीक्यूटेड, और फ्यूचर को एग्जीक्यूटरी। कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, बट कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, ठीक है। मेरी मर्जी, मैं मेरी चीज को कितने में बेचूं तो यहां पे कुछ ना कुछ लेना चाहिए पैसा। अगर मैं फ्री में दे रहा हूं तो नहीं चलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बराबर, ठीक है। बच्चों कंसिडरेशन ऐसे काम के लिए नहीं लेना चाहिए जो काम करना आपकी लीगल ड्यूटी है। कंसिडरेशन इल्यूजरी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल एक्ट के लिए कंसिडरेशन लेना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अपने इसके पहले के सेशन में डिस्कशन हो चुका था। इसको शॉर्ट में समरी इसका डेफिनेशन है, ठीक है। सेक्शन 2D में डेफिनेशन क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन or abstain from doing anything, does or abstains from doing anything, promises to do or abstain from doing anything, any such act or abstinence or promise is called as consideration। सही है, ठीक है। तो मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो सब लैंग्वेज में आना चाहिए, सही है। अच्छा, अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, इस कंसिडरेशन यूनिट में 2 पॉइंट्स ही है, और कौन से 2 पॉइंट्स पढ़ना है हमें? 2 रूल्स है बच्चों, जिसमें से एक रूल मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बताया था,
अभी इस लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे वो रूल को पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज जनरल रूल नंबर 1? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। इस लाइन का मतलब क्या है? अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो वो दो लोग ही आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ ना, कोई तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट को वो sue नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको एक और वर्ड यूज करते हैं, प्रिविटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद है लास्ट लेक्चर का एग्जांपल, सपोज टीचर और स्टूडेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट में टीचर ने बराबर से कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से ओबे नहीं किया तो क्या स्टूडेंट कोर्ट में जा सकता है? स्टूडेंट जा सकता है ना, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी हो। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में चल रहा है? टीचर एंड स्टूडेंट। जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही एक दूसरे को कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। प्राइवेसी, यहां पे ये वर्ड जो है ना बच्चों, प्रिविटी, ये प्राइवेसी से आता है, ठीक है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पार्टीज के बीच में। जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही लोग एक दूसरे को कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, राइट। अच्छा, अगर यहां पे स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट जाना चाहिए कोर्ट में। यहां पे स्टूडेंट का फादर जो है ना वो टीचर को sue नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज स्ट्रेंजर, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्यों? क्योंकि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के कौन है? टीचर एंड स्टूडेंट। तो फादर को हम लोग स्ट्रेंजर या फिर थर्ड पार्टी बोलेंगे। फादर टीचर को कोर्ट में sue नहीं कर सकता क्योंकि फादर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। सही बात है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल बेसिक पॉइंट, करेक्ट। चलो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस पर बहुत ध्यान देना है बच्चों। एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये रूल के एक्सेप्शंस बताओ, ठीक है। रूल नहीं पूछते, रूल के एक्सेप्शंस पूछते हैं। टोटल 7 एक्सेप्शंस है जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट में। मैं हर एक्सेप्शन का आपको एग्जाम्पल बता के थोड़ा सा हम लोग इसको ढंग से पढ़ते हैं, राइट। सो अंडरस्टैंड बच्चों, ये देख लो, कोई बताएगा एक्सेप्शन में क्या होगा? रूल क्या है? स्ट्रेंजर sue नहीं कर सकता, ये रूल है। एक्सेप्शन में स्ट्रेंजर भी sue कर सकता है, ठीक है। सो जो इसके एक्सेप्शंस में सबसे पहला एक्सेप्शन, ये देखो यहां पे मैंने लिखे हैं, ये सभी के सभी क्या है? एक्सेप्शंस है, ठीक है। ये सब क्या है? एक्सेप्शंस, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं कि ये सब एक्सेप्शंस है, इसका मतलब यहां पे लिखे हर पॉइंट में जो स्ट्रेंजर है वो sue कर सकता है। स्ट्रेंजर कैन sue हियर, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या एक्सेप्शंस लिखे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला एक्सेप्शन है, अगर कोई बेनिफिशियरी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फायदा मिल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज को sue कर सकता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, अगर कोई बेनिफिशियरी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बेनिफिट मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज को sue कर सकता है, ठीक है। आई विल डू वन थिंग, मैं आपको सेकंड और फर्स्ट पॉइंट का कॉमन एग्जांपल बताता हूं तो जिससे आपके दोनों ही पॉइंट्स करोगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। तो बच्चों ये फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में जो पर्सन स्ट्रेंजर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया वो भी जाके sue कर सकता है, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो तो आपको एग्जांपल समझ में आएगा, ओके। बच्चों इमेजिन करो सपोज कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है, ये दोनों ही भाई है, ब्रदर्स, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे होते हैं? ये दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करते हैं कि इनकी जो मदर है, मदर को लिविंग एक्सपेंसेस ही पे करेंगे। मदर को क्या देंगे? लिविंग एक्सपेंसेस, ठीक है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि मिस्टर ए कंट्रीब्यूट करेगा 20,000 हर महीने और मिस्टर बी भी कंट्रीब्यूट करेगा 20,000 हर महीने, ठीक है। तो ये हर महीने दोनों मिलकर कितना देने वाले मदर को? 40,000। मदर को कितना मिलेगा? 40,000 पर मंथ। दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस? हर महीने के जो खर्चे है ना वो निकालने के लिए मदर को 40,000 पे करेंगे दोनों भाई मिलकर, ठीक है। एक पर्सन कितना देगा? 20,000 और दूसरा 20,000 देगा, जमा करके 40,000 मदर को देने वाले हैं, राइट। बच्चों ये फैमिली का सेटलमेंट कुछ चल रहा है, इनका ऐसा अरेंजमेंट हो गया, फैमिली में इनका ऐसा कुछ इनकी बातचीत हो गया, राइट। कैन यू टेल मी कॉन्ट्रैक्ट किसमें हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज बताओ। मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये कौन है? कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज है। पार्टीज मतलब जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ए एंड बी, ठीक है। मदर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या?
नहीं, तो मदर क्या हो जाएगी? मदर क्या हो जाएगी? मदर इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी सपोज इमेजिन करो 2-3 महीने पेमेंट दिया 40,000 का मदर को, फिर उसके बाद में दोनों ने पेमेंट बंद कर दिया। अगर दोनों ने पेमेंट बंद कर दिया बच्चों, तो यहां पे क्या मदर मिस्टर ए या मिस्टर बी में से किसी को स्यू कर सकती है? आंसर इज यस, बिकॉज शी इज बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जिसको कॉन्ट्रैक्ट में फायदा मिल रहा है। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ए और बी ने किसके फायदे के लिए किया है? मदर के, ठीक है। सपोज दोनों का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए हुआ था, तो 1 साल तक मदर को पेमेंट करना चाहिए। बीच में से अगर कोई भी रोक देता है पेमेंट को, तो मदर स्यू कर सकती है ए और बी में से किसी को भी, बिकॉज वो भले कॉन्ट्रैक्ट का पार्टिसिपेट उसने नहीं किया मदर ने, बट शी इज बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी को लॉ राइट दे रहा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ही नहीं है तो भी वो स्यू कर सकती है। जनरल रूल बताओ, स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू, एक्सेप्शन में स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है, सही है। तो अगर मदर बिल्कुल यहां पे दोनों में से किसी को भी स्यू कर सकती है, बिकॉज ये दोनों भी एक्सेप्शन में कर रहा है। ये कौन से एक्सेप्शन में आ रहा है? बेनिफिशियरी भी है और ये फैमिली सेटलमेंट का मामला भी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। सोचो ये दोनों ही पॉइंट्स में स्ट्रेंजर स्यू कर रहा है, बराबर, ठीक है। थर्ड, यहां एक और एक्सेप्शन लिखा है, इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स। अंडरस्टैंड क्या बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये अभी जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं ना, ऐसा ही एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम में आया था। ओके, क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना। ओके, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है? सपोज इमेजिन करो कि यहां पे 3 लोग लिख रहा हूं, हस्बैंड, वाइफ और फादर इन लॉ, ठीक है। बेसिकली ये वाइफ का फादर है, फादर इन लॉ किसके एंगल से? हस्बैंड के एंगल से। ओके बच्चों, यहां पे ना ये फादर इन लॉ का मतलब बेसिकली ये मिस्टर ए, मिसेस ए, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मिसेस एज फादर, सही है ना। थोड़ा क्लैरिफाई करो इस चीज को, ध्यान से सुनना। ये मिसेस ए का जो फादर है, इसके बीच में और मिस्टर ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि अगर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, किन के बीच में झगड़ा हो गया? हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर झगड़ा हो गया और झगड़े के चक्कर में दोनों भी अलग रह रहे हैं, इसको बोलते हैं लिविंग अपार्ट। क्या बोलते हैं? लिविंग अपार्ट। किसके बीच में झगड़ा हुआ था? मिस्टर ए और मिसेस ए के बीच में झगड़ा हो गया। तो ये जो बेसिकली जो फादर है ना, इसको फिक्र हो रही है इसकी बच्ची की, ठीक है। तो फादर क्या बोलता है मिस्टर ए को कि अगर दोनों में झगड़ा हो गया और वो झगड़े के चक्कर में अलग रहना पड़ रहा है, किसको अलग रहना पड़ रहा है? मिसेस ए को। तो यहां पे मिसेस ए को लिविंग एक्सपेंसेस मिस्टर ए पे करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल? फिर से बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? मिस्टर ए और मिसेस ए का फादर, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, बराबर है, ठीक है। बेसिकली यहां पे इन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अगर कल को झगड़ा हुआ दोनों में और दोनों अलग रहते हैं, तो मिस्टर ए यहां पे मिसेस ए को पेमेंट करेगा, लिविंग एक्सपेंसेस देगा 50,000 हर महीने का। ये किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट चला था? मिस्टर ए और मिसेस ए के फादर के बीच में, राइट। बच्चों अभी आप लोग बता सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज बताओ जल्दी से। मिस्टर ए एंड मिसेस ए का फादर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, ये कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज है। अगर सच में झगड़ा हो गया और दोनों अलग रहते हैं, तो किसको पेमेंट करना चाहिए? 50,000। मिस्टर ए को मिसेस ए को 50,000 देना चाहिए। बट अगर मिस्टर ए 50,000 देने से मना करता है, तो क्वेश्चन ये रेज होता है, कैन मिसेस ए sue मिस्टर ए इन कोर्ट ऑफ लॉ? आया ना? क्यों? स्ट्रेंजर है ना, आया तो बेनिफिशियरी भी है, प्लस यहां पे ये इसमें भी आएगा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बच्चों जनरली क्या होता है पता है? शादी के केसेस में ऐसे कुछ कंडीशंस लगा सकता है लड़की के बाप। जैसे कि यहां पे क्या कंडीशन लगा है कि अगर मेरी बेटी से तूने झगड़ा किया और अलग हो गया, तो उसको लिविंग एक्सपेंसेस तू पे करेगा, जैसे यहां कंडीशन रखा है, सही है, ठीक है। तो ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो बहुत सिंपली यहां पे मिसेस ए स्यू कर सकती है मिस्टर ए को फॉर लिविंग एक्सपेंसेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहां पे बच्चों 2-3 है ना, 2-3 एक्सेप्शन साथ में आ रहे हैं। कौन से 2 एक्सेप्शन है यहां पे? एक तो बेनिफिशियरी का भी आ गया और दूसरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का भी आ गया। बेनिफिशियरी कौन एग्जाम्पल है? मिसेस है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है ए और
मिसेस ए के फादर के बीच में जो है उसमें फायदा मिसेस ए को मिल रहा है. गेटिंग द पॉइंट? इज इट इजी? 3 एक्सेप्शंस बताएं. जनरल रूल क्या है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू. उसका एक्सेप्शन बोल रहे हैं. कितने बताएं? 3. पहला कौन सा था? बेनिफिशियरी के केस में बेनिफिशियरी स्यू कर सकता है. सेकंड, फैमिली सेटलमेंट का मैटर, मदर स्यू कर सकती है दोनों ही लड़कों को. और तीसरा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का मिसेस ए कैन स्यू मिस्टर ए. अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है तो भी वो स्यू करेगी. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्या लिखा है बताओ. नेक्स्ट इज असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट. बच्चों असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट का आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूं. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड. तो देखो यहां क्या हो रहा है. मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है. ओके, इसने क्या किया? इसने मिस्टर बी नाम के एक पर्सन को सामान बेचा. मिस्टर बी कस्टमर है. ठीक है, और सामान बेचा इसने और मिस्टर बी से 10 लाख रुपए आना बाकी है. कितना आना बाकी है? 10 लाख. ठीक है, ना प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ए ने बी को सामान बेचा और 10 लाख आना बाकी है तो ना अकाउंट्स में इसको बी को क्या बोलेंगे और ए को क्या बोलेंगे? जिससे मेरे को पैसा आना बाकी है उसको क्या बोलते हैं? डेटर. और ए कौन बन गया? क्रेडिटर. ए को पैसा आना बाकी है ना. ठीक है, कैन वी से ए के बैलेंस शीट में बी एसेट साइड दिखेगा? डेटर है. ठीक है, 10 लाख आना बाकी है, राइट. कुछ दिनों के बाद ए बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया. क्या हो गया? इंसॉल्वेंट. बच्चों अगर आपको प्रोसीजर याद है तो प्लीज बताओ यार. जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट होता है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कौन करता है? कोर्ट ऑफ लॉ. तो कोर्ट जो है ना ए को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगी. जनरली जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो उसके एसेट्स को बेचता है और एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज को पे करते हैं. ये पूरा काम मिस्टर ए नहीं करेगा, लिक्विडेटर करता है. ठीक है, कोर्ट एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर. क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर. या फिर इसको ऑफिशियल अजाइनी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑफिशियल अजाइनी. अभी एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो फटाफट. अगर ए इंसॉल्वेंट हो गया तो पूरे एसेट्स बेचने का काम ए को क्यों नहीं बोल रहे? ए पूरे एसेट्स बेच के लाइबिलिटी को चुका देगा ना. ए को एसेट बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी उसका नहीं है क्योंकि अब वो इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 10 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. उसमें से कैपेसिटी वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा. याद है क्या? किसका किसका कैपेसिटी नहीं होता है? माइनर का, अनसंग माइंड वाले लोगों का, और जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया उसमें इंसॉल्वेंट आता है. याद है सबको? बताओ जल्दी से. मिस्टर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके एसेट्स बेचने का कार्यक्रम कौन करेगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर, राइट. सपोज इमेजिन करो अपने एग्जाम्पल में मिस्टर ओ इज द ऑफिशियल लिक्विडेटर. ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो. इधर ध्यान दो सभी लोग, क्या बता रहे हो सुनो. बच्चों अगर ओ ऑफिशियल लिक्विडेटर है तो ओ का काम क्या है? पूरे एसेट्स बेचो, जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज को चुकाओ. ठीक है, अभी एसेट्स जब भी बेचने जाएगा तो ये देखेगा कि किसी से 10 लाख रुपए आना बाकी है. किससे आना बाकी है? बी से. तो ओ जाता है बी के पास, बोलता है अरे तेरा है ना 10 लाख का पेमेंट बाकी है तो 10 लाख का पेमेंट मेरे को दे दे. ओ जैसे ही पैसे मांग रहा है बी से, बी मना कर रहा है ये बोल के तू कौन होता है मेरे से पैसे मांगने वाला? मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो ए के साथ हुआ है. यू आर स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट. सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है. कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज कौन है बताओ? कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में है, तो ओ कौन है? स्ट्रेंजर है. ठीक है, जनरल रूल स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है क्या? नहीं, बट ये एक्सेप्शन है भाई. ओ बिल्कुल स्यू करेगा बी को क्योंकि ओ को लॉ ने राइट दिया ये सब करने का. समझ में आया? ठीक है, तो असाइनमेंट के केस में भी ये पॉसिबल है कि जो ऑफिशियल असाइनी है वो पैसा रिकवर करने के लिए स्यू करेगा कुछ लोगों को जिनके साथ उसने कांटेक्ट किया भी नहीं है. गेटिंग दी पॉइंट? पक्का? अभी तक कितने केसेस बताए? 4. फर्स्ट क्या था? बेनिफिशियरी स्यू कर सकता है. फैमिली सेटलमेंट भी जो पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है वो भी स्यू कर सकता है. मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बेनिफिट ले रहा है वो भी स्यू कर सकता है. और असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑफिशियल असाइनी भी स्यू कर सकता है. गेटिंग द पॉइंट? इजी है, राइट. नेक्स्ट यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट लिखा है, एस्टॉपल. क्या लिखा है? एस्टॉपल. ठीक है, एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट आपको याद है बच्चों? एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट ये बोलता है
कि अगर किसी पर्सन ने अपने बिहेवियर से किसी को एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया है तो वो पर्सन उस मैसेज से रिफ्रेन नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, उसको लॉ रोकेगा। रोकने को बोलते हैं टू स्टॉप। टू स्टॉप से आता है स्टॉपिंग। ठीक है, मैं अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं तो आपको स्टॉपिंग का कॉन्सेप्ट ढंग से यहां पे कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आएगा। राइट, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड। एक्चुअली सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एग्जांपल ही है, बट आपको ये समझ रहेगा। देखो, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एग्जांपल जानबूझ के दे रहा हूं क्योंकि आगे आपको वो सेम पॉइंट बताना रहेगा, अभी बता रहा हूं। ओके, सपोज इमेजिन करो कि फादर जो है ना बच्चों, ही इज ओनर ऑफ अ कार। गाड़ी का मालिक कौन है? फादर। ठीक है, अभी बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ऐसा एक पॉइंट है कि जो पर्सन कोई एसेट का ओनर होता है वही ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकता है। अगर आपको ये पॉइंट याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज बोलो आपने कभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है तो उसमें ऐसा पॉइंट सीखा है क्या? ओनर ही ओनरशिप को ट्रांसफर करेगा। अगर मैं ओनर हूं कोई चीज का तो मैं ही वो चीज को बेचूंगा। ठीक है, बताओ, ये फोन, अगर मैं इस फोन का ओनर हूं तो इस फोन को कौन बेचना चाहिए? नहीं बेचना चाहिए। ठीक है, इमेजिन करो सपोज अतुल सर ने मेरा फोन बेच दिया दिनेश सर को। मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, उन्होंने बेच भी दिया मेरा फोन, चलेगा? भाई वो ओनर ही नहीं तो ओनरशिप ट्रांसफर कैसे करेंगे? ठीक है, राइट। इसके लिए बच्चों रूल क्या है, कोई बताएगा रूल का नाम? रूल का नाम सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर आपने पढ़ा है तो ऐसा कुछ सीखा है क्या? नेमो डैक कोड नॉन हैबिट, वन कैन नॉट गिव वॉट वन डज नॉट हैव। याद आ रहा है? याद आना चाहिए, एग्जाम में अपनी याद नहीं आ रहा है मतलब रिवीजन करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो आ जाओ, अपने इस एग्जाम में फादर कौन है? ओनर है कार का। ठीक है बच्चों, अगर गाड़ी का मालिक फादर है तो गाड़ी को बेचना कौन चाहिए? फादर ने बेचना चाहिए। बढ़िया बच्चों, इसका है ना एक नालायक लड़का है, इसने क्या किया, ये लड़के ने किसी बायर को ये गाड़ी बेच दी। ठीक है, और ये लड़का जो गाड़ी बेच रहा है ना बायर को, ये सब फादर के सामने कर रहा है। यहीं पे फादर खड़ा हुआ है और उसके सामने लड़के ने क्या किया, गाड़ी बेच दिया बायर को। ठीक है, और गाड़ी उसने खरीद भी लिया और उसने पेमेंट भी कर दिया लड़के को। बच्चों ये सब कुछ किसके सामने आ रहा है? फादर के सामने आ रहा है। बताओ ये सब कुछ एक्चुअली कौन बेचना चाहिए था? फादर। बट फादर ने नहीं बेचा, कौन बेच रहा है? सन। अगर सन ने फादर के सामने किया है बच्चों और फादर ने कुछ भी नहीं बोला है, इसका मीनिंग क्या निकालोगे? कि फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फादर को कुछ प्रॉब्लम रहता था तो अपोज करना चाहिए था। फादर ने कुछ नहीं बोला है मतलब इनडायरेक्टली वो एग्री कर रहा है। ठीक है, अभी क्या होता है, सपोज यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सन ने गाड़ी भेज दिया, बाहर गाड़ी लेके चला गया। अब फादर को गुस्सा आता है, फादर एक खींच के थप्पड़ मारता है सन को, बोलते तूने मेरी गाड़ी कैसे बेची? ये बिहेवियर सही है गलत है? गलत है। लॉ रोकेगा फादर को ऐसा करने से। क्यों भाई? प्रॉब्लम था तो पहले क्यों नहीं बोला? अब तू नहीं बोल सकता है। क्यों? बिकॉज यू आर नाउ स्टॉप्ड बाय डूइंग दिस बाय लॉ। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो फादर ने इनडायरेक्टली जो मैसेज दिया, अब फादर उस चीज को मना नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग। सही है? ठीक है बच्चों, स्टॉपिंग का कॉन्सेप्ट हर जगह आने वाला है। मैंने अभी आपको जो बताया सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी सेम ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। मैं अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। ए नाम का एक पर्सन है, ठीक है, ये बी नाम के एक पर्सन को 10,000 रुपीज दे रहा है। कितने दिया? 10,000 रुपए। ए बी को 10,000 रुपए देके बोलता है कि ये पेमेंट तो प्लीज सी को लेके जाके दे। किसको करना है? सी को। 10,000 ए ने बी को दिया तो ये बी के नहीं हो गए। ए ने क्लियर इंस्ट्रक्शन क्या दिया? दिस मस्ट बी पेड टू सी, मस्ट बी पेड टू सी। ए बी को 10,000 दे रहा है और बोल रहा है जाके सी को 10,000 रुपए दे दे। ठीक है, अच्छा बी सी के पास जाता है और उसको बोलता है अरे तेरे 10,000 रुपए मेरे पास ही है, जब तेरी मर्जी होगी तब मेरे से मांग लेना, मैं तेरे को दे दूंगा। वापस ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। बी सी को क्या बोलता है कि मेरे पास तेरे 10,000 रुपए आ गए हैं, जब भी तेरी मर्जी है तब मेरे से मांग लेना, मैं तेरे को 10,000 रुपीज दे दूंगा। ठीक है बच्चों, अगर ये बोलने के बाद में बी ने मना कर दिया पेमेंट करने से, तो क्या सी बी को सी कर सकता है? हाँ या ना?
अभी बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ओरिजिनली किसके बीच में होता? ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता। सी कौन है? स्ट्रेंजर। बताओ क्या सी बी को स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि बोलने का तब तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी नहीं करेगा तो स्टॉपल वाला रूल आ जाएगा। अगर आप कुछ बोल रहे हो किसी को तो आपको वो पॉइंट एक्सेप्ट करना जरूरी है। या तो आपने कुछ बोला है या तो इनडायरेक्टली कुछ मैसेज दिया है, तो आपको पॉइंट ओबे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हो तो स्टॉपल वाला रूल आ जाएगा, लॉ आपको रोकेगा ऐसा करने से। ठीक है, कोई बताएगा यहां पे बी ने सी को डायरेक्टली बोला है एक्सप्रेसली। ठीक है, अपने वाले एग्जाम्पल में जो मैंने आपको सेलो गुड्स एक्ट वाला एग्जाम्पल बताया था, लड़के ने गाड़ी बेची फादर के सामने, फादर ने कुछ बोला है क्या? नहीं, वो इनडायरेक्टली इंप्लाइड है कि फादर को प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे इसने क्लियर क्लियर बोला है बी ने तो सी को कि भाई मैं तेरा पैसा दे दूंगा, ये बोलने का तो देना ही चाहिए, नहीं है तो सी बी को स्यू करेगा। ठीक है, जल्दी बोलो वापस, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए एंड बी। हु इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट? सी। जनरल रूल, सी स्यू कर सकते हैं क्या जनरल रूल के हिसाब से? नहीं, वो स्ट्रेंजर है। बट हम लोग किस में आ रहे हैं? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के हिसाब से सी डेफिनेटली बी को स्यू करेगा। अभी तक कितने एक्सेप्शन बताए? 5। कौन से फर्स्ट कौन सा था? बेनिफिशियरी का केस, फैमिली सेटलमेंट का केस, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट्स, असाइनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, और अभी क्या होता है? स्टॉपल या एक्नॉलेजमेंट। सही है। ठीक है, लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे, बहुत इजी है। कन्वीनिएंट रनिंग विथ लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे ज्यादा बार ये 7 पॉइंट्स में से अगर कोई पॉइंट पे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आए हैं तो 6 नंबर के पॉइंट पे है। ठीक है, आपको जो भी बताया ना एकदम ध्यान से सुनना, बिकॉज आपको ना बाद में रियलाइज होगा एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद, अरे सर ने बोला था रिवीजन के टाइम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, 6 नंबर का। क्या लिखा है? कन्वीनिएंट रनिंग विद द लैंड। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको जो बोल रहा ना, पहले वो समझ लो अच्छे से। ठीक है, इजी एग्जाम्पल है। और बच्चों ये जो एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसे टाइप का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएगा, देख लेना। ठीक है, तो ध्यान से सुनो मैं आपको जो भी बोल रहा हूं। राइट, सपोज इमेजिन करो मिस्टर ए ही इज द सेलर, मिस्टर बी ही इज द बायर। सेलर ने बायर को सपोज प्लॉट ऑफ लैंड सेल किया, सेलर ने बायर को प्लॉट ऑफ लैंड सेल किया फॉर ₹50 लाख। ठीक है, ए ने बी को क्या किया? अपनी जगह बेची, 50 लाख रुपए उसने अमाउंट डिसाइड किया। राइट, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हो गया। सही है ना? अच्छा, प्रॉब्लम क्या था बताए? वो जो जगह सेल की ना ए ने बी को, उस जगह पे बहुत सारे इश्यूज थे। ठीक है, उस जगह पे थोड़ा पीछे के साथ बहुत झोपड़पट्टी थी। अभी बी को इसमें प्रॉब्लम है। बच्चों जनरली क्या होता है बताए? अगर आप ऐसी कोई जगह खरीद रहे हो जहां पे ऑलरेडी कुछ लोग रह रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको वहां पे कुछ भी बनाने में। ठीक है, तो बच्चों ये देख लो, ए और बी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बी ने पहले ही एक पॉइंट उसमें बोल दिया कि जो स्लम्स है, स्लम्स मतलब झोपड़पट्टी, उसको आप रिमूव करो तो ही मैं खरीदूंगा। ठीक है, मतलब ये किसकी जिम्मेदारी होगी स्लम्स को रिमूव करने की? एक ही, ऑब्वियसली सेलर की जिम्मेदारी होगी वो। ठीक है, बायर ने जमीन को खरीदने के पहले ऑलरेडी एक पॉइंट इंसर्ट कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट में कि मेरे को है ना ये झोपड़पट्टी हटा के ये सेल करो आप, तो ही मैं 50 लाख दूंगा। बराबर? अभी बच्चों यहां अभी थोड़ा सोचना और बताना आप लोग, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्या? है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता सेलर तो बायर खरीदेगा ही नहीं। बराबर ना? सेलर ने यहां पे रिमूव करना जरूरी हो गया क्योंकि बायर ने पहले ही बोल दिया कि भाई मेरे को झोपड़पट्टी नहीं चाहिए, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए। सही है ना? अंडरस्टैंड। अब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, अचानक से सपोज अगर मैं बोलूं सेलर का हो गया डेथ, किसका डेथ हो गया? सेलर का। और सेलर के डेथ के बाद में अगर इसकी जगह अब इसका लड़का प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, क्या कर रहा है? इनहेरिट मतलब बच्चों इंडिया में लॉज ऐसे ही है, अगर कोई फादर का डेथ हो गया तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, तो फादर की प्रॉपर्टी किसको मिल गई? सन को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, क्या अब ये जो कंडीशन फादर ने एग्री किया था, सेम कंडीशन सन को भी एग्री करना पड़ेगा? यस। अभी सन क्या बोल रहा है बता मिस्टर बी को? वो झोपड़पट्टी की बात आपकी मेरे साथ नहीं हुई है, वो फादर के साथ हुई है, वो वहीं पे खत्म हो गया। मैं झोपड़पट्टी वगैरह कुछ हटाऊंगा नहीं,
ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है? सन बोल रहा है। बताओ, अगर सन ऐसा बोलता है तो क्या बी सन को स्यू कर सकता है? यस। अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी भी नहीं ना तो भी स्यू कर सकता है वो। क्यों? बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो जमीन से जुड़ रहा है। एक चीज प्लीज नोट करो, जमीन से जुड़े हुए जो भी मैटर्स होते हैं ना वो अगले जनरेशन तक भी खींचे जाते हैं। अगर पहले के जनरेशन ने नहीं किया तो अगले जनरेशन को करना पड़ेगा। जैसे कि फादर ने प्रॉमिस किया था कि वो झोपड़पट्टी हटाएगा, अगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता है तो सन को प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। सही है? तो बच्चों इसका मीनिंग क्या है? बी कैन स्यू दी सन अगर सन मना करता है तो। जनरल रूल बताओ, स्ट्रेंजर है वो तो स्यू कैसे करेगा, बट यहां पे वो स्यू करेगा। उसको समझ में आया क्या? ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है बच्चों। इस पॉइंट पे आपको थोड़ा बहुत चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपके अटेम्प्ट में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। गेटिंग द पॉइंट? इज इट इजी? कितने पॉइंट्स बताएं? 6। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला अभी वाला डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? एजेंट। बच्चों एजेंट वाला पॉइंट तो बहुत ही इजी है यार। ठीक है, सुनो अच्छे से। प्रिंसिपल, एजेंट और कस्टमर। ठीक है, इमेजिन करो प्रिंसिपल जो है ना ये कोई दुकान का मालिक है, ओनर ऑफ ए शॉप। ठीक है बच्चों, सपोज कोई किराना दुकान है, किराना दुकान का मालिक जो होता है ना उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, सपोज मिस्टर पी इज द प्रिंसिपल। ओके, अगर आपने थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, किराना दुकान पे ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उसका मालिक है वही दिन भर बैठना चाहिए। ठीक है, हो सकता है ना वो कुछ काम के लिए बाहर गए तो वहां पे नौकर बैठे है ना। तो बच्चों अगर सपोज किराना दुकान को कोई दूसरा पर्सन संभाल रहा है उसको हम लोग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एजेंट। सपोज ए इज द एजेंट। ए कौन है? एजेंट, राइट। अच्छा, अभी ना बच्चों अगर सपोज एजेंट ने कस्टमर, सपोज सी इज द कस्टमर, कस्टमर को कुछ सामान बेचा है, कैन यू टेल मी अगर एजेंट सामान बेच रहा है कस्टमर को तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? सोच के बोलो बच्चों, अगर किराना दुकान पे जो एजेंट बैठा है उसने कुछ सामान दुकान का बेचा तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? एजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है भाई, एजेंट तो रिप्रेजेंट प्रिंसिपल को कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? प्रिंसिपल है कस्टमर। सही है? ठीक है। अच्छा, एक सिंपल चीज का आंसर करो। नीचे ऑफिस में जो बैठे हैं हमारे स्टाफ, वो अगर आपसे फीस ले रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपका किसके साथ है? बीसी के साथ हो, उनके साथ नहीं है, वो तो हमारे लिए काम करे ना। समझ में आई के बाद? सो वेरी सिंपल थिंग यार। ठीक है, तो अगर कस्टमर ने दुकान से सामान खरीदा, एजेंट ने भले बेचा, बट एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल। तो जल्दी से बोलो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? प्रिंसिपल एंड कस्टमर। तो एजेंट कौन है? स्ट्रेंजर। एजेंट इज स्ट्रेंजर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, अगर कस्टमर ने सामान खरीदा और उस सामान में कुछ डिफेक्ट निकला, कैन कस्टमर सी द एजेंट? यस। एक्चुअली वो प्रिंसिपल को तो स्यू कर ही सकता है, बट वो एजेंट को भी स्यू कर सकता है इवन इफ एजेंट इज स्ट्रेंजर। सही है? ठीक है। अच्छा, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे कर सकते हैं? सुनो, सपोज एजेंट ने कस्टमर को कुछ सामान बेचा, ठीक है, और यहां पे सामान बेचने के बाद में कस्टमर से पैसा आना बाकी था। किससे पैसा आना बाकी है? कस्टमर से। ठीक है, अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता तो क्या प्रिंसिपल स्यू कर सकता है? बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चों ये एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यहां पे अपना जनरल रूल जो है ना उसका एक्सेप्शन लगाओ। एक्सेप्शन क्या है? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। सही है? ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड इजी, राइट। कितने पॉइंट्स बताए मैंने आपको एक्सेप्शन के? 7। 6 नंबर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करके जाना, राइट। अभी बच्चों अपना ना एक और जनरल रूल बाकी है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में वो जनरल रूल बता रहा हूं। ठीक है, बैलेंस हम लोग उसका देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको कवर करेंगे। अगला लेक्चर जो है ना वो कंसिडरेशन उसको हम लोग खत्म करेंगे, राइट। चलो, जनरल रूल नंबर 2। रुक जाओ, बुक्स बंद क्यों कर रहे हो? अरे ऐसा थोड़ा ना बोला लेक्चर हो गया। जनरल रूल नंबर 2 कोई बताएगा नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल बहुत सिंपल यार, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन
नो कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों प्लीज बताओ, क्या कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होता है? यस, क्यों जरूरी होता है? कॉन्ट्रैक्ट होने के जो कंडीशंस है ना, उसमें कंसिडरेशन वाला पॉइंट भी लिखा है, ठीक है? अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बराबर, ठीक है? जनरल रूल नंबर 2 क्या है बच्चों? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट? इसका मीनिंग क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, कोई चीज फ्री में हो गई है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे फ्री में हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है? दिस इज ओनली जनरल रूल। इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग एक एक करके वो एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, राइट? अभी सिंपल एग्जाम्पल बताओ, अगर ए ने बी को अपनी कार बेचा, ठीक है, और ये फ्री में बेचा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? क्यों नहीं है वैलिड? कंसिडरेशन नहीं है और फ्री में भी है मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है? तो बच्चों यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कोर्ट्स में एनफोर्स नहीं होते क्योंकि वैलिड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, बराबर? इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस है, ठीक है? सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन याद नहीं आ रहा तो पढ़ के बोलो, क्या लिखा है? राइट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है? मैं जो भी बोल रहा हूं ना, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, ओके? बच्चों सपोज इमेजिन करो कि हस्बैंड ने वाइफ को कुछ गिफ्ट किया है। मिस्टर ए ने मिसेस ए को से कोई ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया है। ये गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया है, ठीक है? थोड़ा सा सोचो और बताओ अगर आपको पॉइंट्स याद आ रहा है तो। अगर हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि वो ज्वेलरी सेट उसको गिफ्ट करेगा, क्या नहीं अभी तक? प्रॉमिस किया अभी तक सिर्फ। और अगर सपोज हस्बैंड ने ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो वाइफ क्या कर सकती है? वाइफ स्यू कर सकती है क्या हस्बैंड को? क्यों नहीं कर सकती? मेरे को ना 3 रीजन बताओ, चलो 2 बताओ रीजन। वाइफ हस्बैंड को स्यू क्यों नहीं कर सकती? कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हुआ, ठीक है? सेकंड रीजन, राइटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, ये भी पॉइंट है। थर्ड रीजन, ये सोशल या डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? बच्चों ऐसा पढ़ा नहीं यार अपन ने, सोशल या डोमेस्टिक नेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वहां पे वाइफ हस्बैंड को स्यू नहीं कर सकती है, या इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, ठीक है? ऐसे हंसी मजाक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसको लॉ सीरियसली लेता ही नहीं है और कोर्ट में वाइफ जा नहीं सकती है, ठीक है? अब मैं आपको इसको चेंज करके पूछ रहा हूं, अब आंसर करना। हस्बैंड ने वाइफ को जैसे ही बोला कि ज्वेलरी सेट में गिफ्ट करूंगा, तो वाइफ है ना 2-3 पॉइंट्स लेके आ गई। वाइफ बोल रही नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप है ना मेरे को लिख के दो राइटिंग में, और अपन जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, उसको रजिस्टर करते, प्रॉपर एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है? वाइफ का सुन लिया हस्बैंड ने, और इसने क्या किया? इसने ये पूरे पॉइंट को राइटिंग में लिख के दिया, प्लस इस चीज का रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने जाके किया, ठीक है? बताओ, राइटिंग में लिखा, रजिस्ट्रेशन भी किया, सब कुछ ढंग से हुआ है। अब अगर हस्बैंड ने ज्वेलरी सेट देने से मना कर दिया तो क्या वाइफ हस्बैंड को स्यू कर सकती है? हाँ या ना? बच्चों अगर यहां पे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, अगर आप हाँ बोल रहे हो, इसका आंसर यस बोल रहे हो, फिर कंसिडरेशन तो नहीं है यहां पे, वही एक्सेप्शन है यहां पे, ठीक है? अगर यहां पे हस्बैंड और वाइफ के केस में हस्बैंड ने प्यार से कुछ गिफ्ट किया है और इस चीज को राइटिंग और रजिस्ट्रेशन भी किया है ना, तो अब इनका कॉन्ट्रैक्ट सीरियस हो गया, ठीक है? कोर्ट में अब वाइफ जा सकती क्योंकि अपने पास एविडेंस भी है, प्लस ये घर का ऐसे टाइम पास वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोशल और डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सच में सीरियस है, इनका इरादा है एक दूसरे को कोर्ट में घसीटने का, ठीक है? तो ये सीरियस कॉन्ट्रैक्ट को डेफिनेटली वाइफ जो है वो हस्बैंड को स्यू कर सकती है अगर हस्बैंड ने मना कर दिया तो। समझ में आया? राइट? सो बच्चों यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या सुन लो, 2-3 कंडीशन है जो फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेचुरल? नेचुरल मतलब रिलेटिव्स के बीच में ही अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ही ये फर्स्ट वाला पॉइंट उसको कवर करता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को अगर कुछ गिफ्ट किया तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में नहीं आएगा, अपने रिलेटिव्स को देना चाहिए, ठीक है? जैसे कि हस्बैंड ने वाइफ को दिया, फादर ने सन को दिया, ठीक है, मदर ने डॉटर को दिया, ऐसा ना कुछ होता है तो ऐसे ही केसेस ये कवर कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। अगर सपोज गुस्से में हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो गया, दोनों अलग रह रहे हैं, इसलिए हस्बैंड ने वाइफ को कोई चीज दे दी है, तो ये चीज यहां कवर नहीं होगी। झगड़ा वगड़ा नहीं चाहिए यार, पॉइंट का नाम देखो, पढ़ो क्या लिखा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन,
हेट्रेड एंड क्वारल नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हस्बैंड एंड झगड़ा कर रहे हैं और हस्बैंड ने राइटिंग में लिख दिया कि वो कुछ देगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन में कवर नहीं हो रहा है। एक्सेप्शन में अगर कवर होना है तो क्या चाहिए? लव एंड अफेक्शन चाहिए, ठीक है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राइटिंग और रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। सिर्फ राइटिंग में लिख के दिया उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रजिस्टर भी करो। अगर राइटिंग में लिखा है, रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, और फिर भी अगर हस्बैंड ने वाइफ को नहीं दिया ये ज्वेलरी सेट गिफ्ट, तो वाइफ अब हस्बैंड को स्यू करेगी। सही है क्या? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? फर्स्ट एक्सेप्शन, बैलेंस एक्सेप्शन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। विल स्टॉप हियर। अच्छा बच्चों, कल जनरल रूल नंबर 2 बताया था मैंने आपको, कंसिडरेशन का सेकेंड रूल कल हम लोगों ने स्टार्ट किया है। रूल का नाम क्या है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, अगर दो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी कार दी फ्री में। फ्री में अगर ए बी को कार दे रहा है तो इनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? कंसिडरेशन नहीं। कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर कंसिडरेशन मिसिंग है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। दिस इज जनरल रूल, ठीक है। इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस है, ये तो यहां लिखा है। टोटल कितने एक्सेप्शंस है? 7, ठीक है बच्चों। ये 7 एक्सेप्शंस में कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, बराबर है। जनरल रूल, कंसिडरेशन नहीं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एक्सेप्शंस में कंसिडरेशन के बगैर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, बराबर। अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शायद से फर्स्ट वाला पॉइंट बता दिया है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस लिखो। आपको पूरे पॉइंट्स लिखना पड़ेगा और 6 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल चीज है, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बच्चों प्लीज बताओ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला पॉइंट क्या था? आपको कल का एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो अच्छे से। सपोज हस्बैंड ने वाइफ को ज्वेलरी सेट गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया है। मिस्टर ए ने मिसेस ए को ज्वेलरी सेट गिफ्ट करने का यहां पे प्रॉमिस किया है, ठीक है। अगर इनको ये कॉन्ट्रैक्ट को सच में ढंग से करना है तो क्या सजेशन दोगे बताओ? राइट, अगर इनको ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली ढंग से एग्जीक्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो राइटिंग में लिखो, फिर रजिस्ट्रार के पास जाके इसका रजिस्ट्रेशन करो। सच में हस्बैंड ने लिख के दिया है, जाके रजिस्ट्रेशन भी किया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करना, क्या अब अगर हस्बैंड ने ज्वेलरी सेट देने से मना किया, कैन वाइफ स्यू दी हस्बैंड? बिल्कुल स्यू कर सकती है। क्यों स्यू कर सकती है? क्योंकि अभी है ना पार्टीज में सीरियसनेस है। अगर ऐसे हस्बैंड ने बोल दिया वाइफ को और नहीं दिया ज्वेलरी सेट, तो वाइफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सोशल या डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जहां इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। आपको याद है 10 में से एक कंडीशन हमने सीखा था, देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, ठीक है बच्चों। अगर इन्होंने लिख के किया है ना और रजिस्ट्रेशन भी किया है ना, अब पार्टीज में सीरियसनेस होगा, ठीक है। और ऐसे में कंसिडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सेप्शन में कवर किया है। बट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करना है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सबसे फर्स्ट नेचुरल वर्ड का मतलब बताओ बच्चों। नेचुरल वर्ड का मतलब क्या बताया कि है ना, हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं चाहिए कि क्यों दिया है। हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट क्यों देगा, ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती भाई क्यों दे रहा है। समझ में आएगा? बिकॉज नेचुरली दे आर रिलेटेड। समझ में आया? ठीक है। अच्छा सपोज इमेजिन करो कि से फादर ने अपने डॉटर को कोई चीज गिफ्ट की है, ठीक है। तो यहां पे ना लोग क्वेश्चन नहीं करेगा बाप ने क्यों दिया, बात इसलिए है फादर ने डॉटर को क्यों दिया, क्योंकि रिलेटिव्स है ऑब्वियसली। तो ना जहां पे रिलेशनशिप है पहले से, वहां पे नेचुरली प्यार मोहब्बत होती ही है, और इस चक्कर में उसने अगर गिफ्ट किया है तो यहां पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है, लिख के करो, रजिस्ट्रेशन करो, विदाउट कंसिडरेशन में वैलिड हो जाएगा। एंड जस्ट एक्सप्लेनिंग योर मीनिंग ऑफ द वर्ड नेचुरल। नेचुरल वर्ड का मतलब क्या है कि यहां पे आपको पहले से वो पर्सन के साथ कुछ ना कुछ आपका रिलेशन है, ठीक है। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को अगर गिफ्ट करता है वो इस एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा, उसका एक अलग एक्सेप्शन है, उसका 5th नंबर का एक्सेप्शन है,
सही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिनेश सर बोल रहे अरे स्वप्निल तेरा दोस्त है और मैं मेरी गाड़ी तेरे को देना चाहता हूं फ्री में। अगर दिनेश सर ने मेरे को कार गिफ्ट की है और ये राइटिंग में किया है और रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, तो ये वाला एक्सेप्शन नंबर 6 में, सॉरी 5 में करोगा, 5 में करोगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्शन सिर्फ किसके लिए बना है? जो पहले से रिलेटिव्स है उसमें आएगा, सही है, ठीक है। कोई बहुत क्लोज फ्रेंड भी है तो भी फर्स्ट में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? 5th पॉइंट में आएगा, कंप्लीटेड गिफ्ट में, बराबर है, ठीक है। तो दिनेश सर अगर मेरे को कार गिफ्ट करना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा? राइटिंग में रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। अगर ऐसा होता है तो उनको गिफ्ट देना ही पड़ेगा, एंड दिस इज कवर इन एक्सेप्शन नंबर 5, कंप्लीटेड गिफ्ट। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? मैंने आपको एक साथ 2 एक्सेप्शन सिखा दिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी बताया और मैंने आपको कंप्लीटेड गिफ्ट भी बताया। सबको समझ में आई है, ठीक है। एक और चीज बच्चों, गिफ्ट के केसेस में जो पर्सन गिफ्ट दे रहा है, जैसे कि दिनेश सर ने मेरे को गिफ्ट किया, तो जो गिफ्ट दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डोनर, और जिसको गिफ्ट मिला है उसको बोलते हैं डोनी। धोनी नहीं, डोनी, ठीक है। तो दिनेश सर यहां पे डोनर बन जाएंगे, मैं डोनी बन जाऊंगा, क्योंकि यहां पे जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो डोनी है और जिसने गिफ्ट दिया वो डोनर है। इनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर देना। यहां पे भी राइटिंग रजिस्ट्रेशन अगर ढंग से हुआ है तो यहां पे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कंसिडरेशन नहीं है तो भी चलेगा। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। कितने पॉइंट्स बताया आपको? फर्स्ट और 5th वाला बताया, राइट, ओके। नेक्स्ट सेकंड नंबर के पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना। क्या लिखा देखो, कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ठीक है। अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, आपको सोचना है और आंसर करना है, ठीक है। बच्चों ए नाम का पर्सन जो है ना, ठीक है, इसको बी का वॉलेट रास्ते में मिलता है। वॉलेट किसका है? वॉलेट बी का था, ठीक है। बी का वॉलेट कहीं रोड पे पड़ा था, ये वॉलेट किसको मिलता है? ए को मिलता है, ठीक है। बच्चों ए जो है ना बच्चों, इसको ना हम लोग बोलेंगे फाइंडर ऑफ गुड्स। क्या बोलेंगे? आपने कौसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, याद है क्या कौसी कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, आगे आएगा कौसी कॉन्ट्रैक्ट, जब आएगा तो बताऊंगा। फिलहाल आपको थोड़ा सा सोच के आंसर करना है, ओके। अगर ए को बी का वॉलेट रास्ते में मिलता है तो ए को क्या करना चाहिए? अगर आपको किसी का रास्ते पे वॉलेट मिला तो आपको क्या करना चाहिए? वॉलेट देखना चाहिए, पैसे कितने जेब में रखना चाहिए, है ना बच्चों? लॉ क्या बोलते हैं बताओ, तुम लोग क्या करोगे वो मत बताओ। आपको वॉलेट रिटर्न करना पड़ेगा उसके ओरिजिनल ओनर को, ठीक है। अभी अपने एग्जाम्पल में ए जो है ना, इसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सीखा है, तो ए क्या करता है? ए को जैसे बी का वॉलेट मिला तो ए इस वॉलेट को रिटर्न करता है बी को, ठीक है। बच्चों ए ने खुद से सामने से मदद की, ठीक है। जो पर्सन खुद से हेल्प कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी सर्विसेज। क्या बोलते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉलंटरी? खुद से, बी ने कुछ बोला नहीं, ए खुद से आके उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर ए ने बी की मदद की है, ए बी के घर पे जाके उसको उसका वॉलेट रिटर्न कर रहा है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर करो, क्या यहां पे ए बी से पैसे मांग सकता है? ए बोल रहे एक काम कर, क्योंकि मैंने तेरा वॉलेट रिटर्न किया, 5,000 उसमें से निकाल के दे दे। कौन मांग रहा है पैसे? ए। किससे मांग रहा है? बी से। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी सिंपल, कैन ए आस्क मनी फ्रॉम बी? नहीं बोल रहा, ए ने हेल्प किया ना यार, उसकी ड्यूटी है क्या कौसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से? अच्छा, पैसे मांग सकता है? पैसे नहीं मांग सकता, उसका रीजन बताओ ना। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ए बी से पैसे नहीं मांगना चाहिए, ठीक है, समझ में आता है। क्यों नहीं मांगेगा यार? वॉलंटरी हेल्प कर रहा है, राइट। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ये बताओ बच्चों, प्रोमिसर कौन होता है वो बताओ चलो। जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन को फिक्स करता है उसको प्रोमिसर बोलते हैं। अभी बताओ, अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट में हमने फीस डिसाइड किया और आप लोग वही फीस भर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट आके खुद से बोलते हैं सीए फाउंडेशन में मैं दूंगा 20,000, तेरे को लेने का तो ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग फीस डिसाइड कर रहे हैं, तो हम लोग कौन है? प्रोमिसर, और आप लोग प्रोमिस ही बन गए। जो कंसिडरेशन डिसाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं?
प्रोमिसर। बताओ ए और बी के इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कौन प्रोमिसर है? बच्चों बी अपने मर्जी से देगा तो ठीक है, ए मांग नहीं सकता, तो बी कौन हो गया? प्रोमिसर। ए कौन हो गया? प्रोमिसी। कंसिडरेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या था? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो बताओ ए पैसे मांग सकते हैं खुद से? नहीं, वो प्रोमिसी है। बी देगा तो ए लेना चाहिए, ठीक है, बट ए खुद से मांग नहीं सकता। समझ में आया? पक्का? बताओ बी कुछ भी नहीं देगा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, उसकी मर्जी है, ही इज प्रोमिसर, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, ए पैसे नहीं मांगेगा, सॉरी बी पैसे नहीं देगा, तो यहां पे ए पैसे ले भी नहीं सकता है। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बच्चों, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते के बाद में बी जो है ना उसको थोड़ा बुरा लग रहा है कि उसने ए को कुछ भी नहीं दिया। ये सामने से आके मदद कर रहा था, बी ने कुछ भी नहीं दिया उसको। अब एक हफ्ते के बाद बी खुद से ए को प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसके पहले के वॉलेंटरी सर्विसेज के लिए उसको 5,000 रुपीज पे करेगा। प्लीज एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर बी ने एक हफ्ते के बाद खुद से सामने से बोला है ए को कि तूने जो मेरी पहले मदद की थी ना, उस मदद के लिए मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा, प्लीज बताओ यहां पे कंसिडरेशन है या नहीं है? सोच के बोलो। अरे बच्चों अगर आप लोग बोल रहे हो कंसिडरेशन है तो एक्सेप्शन में क्यों आएगा यार? हम लोग नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन बोल रहे हैं। अगर कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी वैलिड हो गए ना। सी लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूं। बी कितना दे रहा है? 5,000 दे रहा है को, ठीक है। बदले में ए ने क्या किया? ए ने जो काम किया था ना वो बात तो वहीं खत्म हो गई यार। उस काम के लिए ए को पेमेंट भी नहीं करेगा तो भी चलेगा। ये देख लो, आपको ये समझ रहा है क्या? ये वाला सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन यहीं पे खत्म हो गया यार। बी पेमेंट नहीं करेगा तो चलेगा क्या? चलेगा, ठीक है। तो ये मैटर यहीं क्लोज कर दो। अब वापस 7 दिन के बाद कौन खुद से पैसे दे रहा है? बी। किसको दे रहा है? ए को। कौन से काम के लिए? पहले के काम के लिए, जिसके लिए पेमेंट नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। इसको अलग से सेपरेटली रीड करो। अब बताओ, एक हफ्ते के बाद बी ए को 5,000 दे रहा है, जिस काम के लिए उसको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं थी बी को, फिर भी वो 5,000 पे कर रहा है। बच्चों बदले में ए की तरफ से कुछ भी नहीं आया है, जो पहले हो चुका है हो गया मैटर। अभी लॉ इसको कैसे रीड करते हैं पता है? यहां पर सिर्फ बी ने ए को कंसिडरेशन दिया है, सिर्फ कौन किसको पैसे दे रहा है? बी ए को। रिटर्न में ए की तरफ से जो पहले आया था उसके लिए तो वो मैटर वहीं क्लोज हो गया, ए ने अभी कुछ भी नहीं किया है, कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। वाई? क्योंकि ये पॉइंट एक्सेप्शन में कवर किया है। जनरल रूल बताओ, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज एक्सेप्शन। ए की तरफ से यहां पे कुछ नहीं आया है तो भी लॉ इसको वैलिड बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ए ने अभी कुछ नहीं दिया बट पहले हेल्प किया था, इसलिए लॉ इसको एक्सेप्शन में कर रहा है। एक्सेप्शन का नाम क्या है? पढ़ लो, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। किसी ने किसी की हेल्प की पहले कभी, उसका पैसा अगर अब वो प्रॉमिस कर रहा है पे करने का, तो यहां पे विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, ठीक है, राइट? ओके बच्चों इमेजिन करो, सपोज एक पर्सन दूसरे पर्सन की जान बचाता है, ठीक है, और जान बचाने पे पैसे मांग रहा है। मांगना चाहिए क्या? क्यों नहीं मांगना चाहिए? क्योंकि आपने खुद से मदद की, सामने वाले ने कुछ मदद नहीं मांगी। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन की जान बचा रहा है तो पैसे नहीं मांग सकता, बट जिसकी जान बच गई है वो अगर कुछ दिनों के बाद पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रहा है तो वो भी इस एक्सेप्शन की वजह से वैलिड होगा। सही है, ठीक है। कितने एक्सेप्शंस बताए? 3। पहला कौन सा था? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। फिर क्या बताया? कंप्लीटेड गिफ्ट। दोनों में डिफरेंस दिमाग में है। कंप्लीट गिफ्ट रिलेटिव्स के केस में नहीं आता है, रिलेटिव्स जो है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कर होता है, बराबर। और नेक्स्ट क्या होता है? कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिखा है यहां पे? थर्ड पॉइंट, प्रॉमिस टू पे टाइम बाद डेट। बच्चों मेरे को लगता है कि मैंने आपको टाइम बाद डेट के बारे में बताया है। प्लीज बताओ कितने टाइम के बाद आपको पैसा जो है वो आप रिकवर नहीं कर सकते? 3 साल। मेरे को किसी से पेमेंट आना बाकी है तो मैं कितने साल के अंदर उसको कोर्ट में स्यू कर सकता हूं? 3 इयर्स। 3 साल के बाद में डेट क्या हो जाएगा? टाइम बाद, ठीक है। बच्चों नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल आपको लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो। ए ने बी को कुछ पैसे दिए थे, से 10 लाख रुपीस,
ठीक है, और बी से वो पेमेंट आना बाकी है, ठीक है बच्चों। बी है सपोज अपना डेटर और ए कौन है, क्रेडिटर। किसको पैसा आना बाकी है, ए को। किससे आना बाकी है, बी से, ठीक है। ए ने बी को ये पैसे दिए थे इन द ईयर 2015, 2015 में। प्लीज बताओ 2015 में अगर ए नाम के पर्सन ने बी को 10 लाख रुपए दिए थे, अभी तक बी ने उसका पेमेंट नहीं रिटर्न किया है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023। 2023 में ए को बहुत गुस्सा आया बी पे। ए बी को बोलते हैं तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने टाइम से तेरे को पैसा मांग रहा हूं, वो पेमेंट मेरे को अगर नहीं करेगा तो अब मैं कोर्ट के पास जाऊंगा। बताओ आज ये कोर्ट के पास जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है, टाइम बार हो गया, ठीक है। कोर्ट के पास जाने का टाइम कब का चला गया, कौन से साल तक कोर्ट के पास जा सकता था, 2018 तक। अभी 3 इयर्स तो हो चुके हैं, अगर 3 साल हो चुके तो डेट को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम बार, क्योंकि 3 साल का टाइम हो चुका है। बच्चों अब अगर सपोज इमेजिन करो ये बी जो ना बी, इसकी नींद खुलती है 2023 में, ठीक है। 2023 में आत्म परिवर्तन होता है और बी सोचता है यार मैंने ए के साथ सही नहीं किया, मैं जाके बी को समझाता, उसको बोलता है ये अच्छा काम नहीं है। बी समझ गया और बी क्या करता है 2023 में खुद से सामने से ए को कॉल करके बोलता है अरे वो जो 2015 में मैंने तेरे से 10 लाख लिए थे ना, उसमें से 5 लाख मैं तेरे को अभी देने को रेडी हूं। पूरा नहीं दे रहा है, 5 लाख ही दे रहा है। ए खुश होगा क्या, कुछ तो है नहीं, ठीक है बच्चों। अब बी खुद से प्रॉमिस कर रहा है को, क्या बोल रहा है को कि मैं तेरे को 5 लाख रुपीस दूंगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तेरे से 10 लाख लिया था बट अब तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं तेरे को खुद से 5 लाख देने को रेडी हूं। कौन बोल रहा है, बी। किसको बोल रहा है, ए को। ए बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, लिख के दे, और जाकर रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो गया। अब अगर बी ने ये पेमेंट करने से मना किया, क्या ए अब बी को स्यू कर सकता है 5 लाख रुपए के लिए, यस बोल रहे हो, सिर्फ एक चीज का आंसर कर दो। बी ने ए को कितना देने का प्रॉमिस किया, 5 लाख। रिटर्न में ए क्या कर रहा है, ए ने जो पहले किया था तो मैटर क्लोज हो गया ना 3 साल के में, ए ने कुछ किया है क्या, नहीं। कंसिडरेशन है क्या ए का, नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। यही चीज तो एक्सेप्शन में लिखी गई है कि अगर टाइम बाउंड डेट के लिए कोई सामने से प्रॉमिस करता है पेमेंट करने का तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। इज इट क्लियर, पक्का, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर अभी भी 5 लाख रुपए प्रॉमिस करने के बाद भी बी पेमेंट नहीं करता तो ए क्या करेगा, सी करेगा। कितने साल में, 3 साल में, ठीक है। अब तो उसको अक्ल आ गई होगी कि 3 साल के अंदर पैसा रिकवर करना है, सही है, ठीक है। वही लिखा यहां पे, पढ़ के देख लो, प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, ठीक है। कितने एक्सेप्शंस बताए, फर्स्ट क्या था, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और उसी का भाई कंप्लीटेड गिफ्ट। फिर क्या बताया, कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, और अभी क्या सीखा, प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट। क्लियर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनफैक्ट कल के लेक्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंस था, बता चुका हूं। कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, प्रीपेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला, बहुत बड़े क्वेश्चंस आते हैं उस एग्जाम में, ये पॉइंट्स पे भी एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग डिस्कस करना आपको समझ में आएगा, जिस दिन आपका पेपर होगा ना लॉ का, तो आपको रियलाइज होगा कि सर ने क्लास में बोला था, वैसे क्वेश्चंस आ गए, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, एजेंसी। अच्छा, एजेंसी के बारे में मैं आपको यहां पे कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। सी बच्चों, एजेंसी जो होता है ना बच्चों, इसमें एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स में 2 लोग होते हैं। कोई बताओ ना यार, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स में 2 लोग कौन होते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है बच्चों। एजेंसी में एक रूल है, ध्यान से सुनोगे तो समझेगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ओके। एजेंसी में रूल क्या होता है कि अगर आप किसी को आपका एजेंट बनाते हो तो उसको कंसीडरेशन जरूरी नहीं है एजेंसी को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मैंने मेरा एजेंट किसी को अगर बनाया है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो एजेंट जो है उसको मैं कंसीडरेशन दूं। नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी। अच्छा, नॉर्मली अगर मैं किसी को अपना नौकर बनाता हूं तो यार वो तो पैसे मांगेगा यार काम का। नॉर्मली प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि एजेंट बनाने पे उसको पैसे देते हैं, बट कुछ कुछ केसेस में एजेंसी विदाउट कंसीडरेशन भी क्रिएट होता है। एक एग्जांपल देता हूं, सुनो।
बच्चों आपको पता है क्या कि लॉ जो है ना, लॉ जो है ना, वो हस्बैंड और वाइफ में एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट अज्यूम करता है। ठीक है, बहुत खतरनाक पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना मैं आपको जो भी बोल रहा हूं। ओके बच्चों, लॉ है ना, हस्बैंड को प्रिंसिपल अज्यूम कर रहा है और वाइफ को एजेंट अज्यूम कर रहा है। कौन एजेंट है? वाइफ। और प्रिंसिपल कौन है? हस्बैंड। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर वाइफ ने कोई दुकान पे जाके कुछ शॉपिंग की है, किसने शॉपिंग की है? वाइफ ने। और वाइफ ने शॉपिंग की, बिल हुआ उससे 5 लाख रुपए। ठीक है, अगर वाइफ ने शॉपकीपर के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है और 5 लाख रुपीस का यहां पे सामान परचेस किया है, तो ये पेमेंट किसको करना है? प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। अगर एजेंट कुछ भी करता है तो उसके लिए लायबल कौन होता है? प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, हस्बैंड यहां पे बोल नहीं सकता कि मैंने थोड़ा वो शॉपिंग की, मैं क्यों पेमेंट करूं। भाई तूने कुछ भी नहीं किया होगा तो लॉ तो अज्यूम करके चल रहा है। शॉपकीपर क्या मान के चलेगा कि हस्बैंड लायबल है, किसके काम के लिए? वाइफ के काम के लिए। क्यों? क्योंकि वाइफ कौन है? एजेंट। और हस्बैंड कौन है? प्रिंसिपल। अच्छा, ये हस्बैंड और वाइफ में एजेंसी कहां हुआ है क्रिएट? किसने क्रिएट किया? लॉ ने क्रिएट किया। प्लीज बताओ, यहां पे ये एजेंसी क्रिएट करने के लिए कुछ कंसिडरेशन है क्या? नहीं भाई, शादी होती है ऑटोमेटिकली एजेंट अज्यूम कर रहे हैं हस्बैंड को, वाइफ को। बहुत खतरनाक पॉइंट है, सुनो तुम लोग, खतरनाक पॉइंट है, तुम लोग भी सुन लो, सुनते रहो। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर आपको ये माइनर वाला पॉइंट याद है ना, वो यहां पे सेम एक पॉइंट रिपीट होता है। ठीक है, आगे के यूनिट्स में बताऊंगा वैसे मैं आपको, बट बच्चों ऐसे तो यार वाइफ कुछ भी सामान खरीदे तो हस्बैंड की बैंड बचेगी। ठीक है, तो अगर लॉ ने एक चीज क्लैरिफाई की है, सिर्फ जरूरी सामान जो नेसेसिटीज होते हैं ना, उसके लिए यहां पे हस्बैंड लायबल होगा। एक और चीज, अगर हस्बैंड ने पहले से शॉपकीपर को क्लियर कर दिया कि अगर मेरी वाइफ आके कुछ भी इस दुकान से खरीदेंगी मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो इन दैट केस हस्बैंड बच जाएगा। ठीक है, हस्बैंड नाम बहुत सोच समझ कर रखा है, हंसी बंद हो जाती है शादी के बाद में, इसका कोई जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। चलो, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही पता है। चलो राइट बच्चों, 5 पॉइंट समझ में है। सो एजेंसी बहुत ऐसे ही क्रिएट होता है विदाउट कंसिडरेशन। एक एग्जांपल मैंने आपको भी बताया, सही है? ठीक है नाउ, अच्छा यहां पे 2 पॉइंट्स और बचे हैं, एक है बेलमेंट, दूसरा है चैरिटी। ठीक है, अच्छा बेलमेंट वाला पॉइंट वी विल डू वन थिंग, हम लोग जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन करेंगे ना, तब मैं आपको बेलमेंट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं करते। ठीक है, वो बेलमेंट को बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट क्या बचा है? राइट, चैरिटी। सभी लोग यहां ध्यान दो, एक केस स्टडी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों, चैरिटी के लिए यहां पे एक बहुत सही पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना। ओके, ये वाला केस एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ध्यान ज्यादा होना चाहिए। जब भी बोल रहा ये केस एग्जाम में आया है, फोकस ज्यादा होना चाहिए। मैंने अभी तक आपको 3 से 4 बार बताया ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, राइट, आ जाओ, अभी मैं आपको क्या एग्जाम्पल डिस्कस करके बताऊं, ध्यान से समझना। सी बच्चों, सपोज इमेजिन करो कि एक टेंपल है, ये सेम एग्जाम्पल ऑलरेडी मेरे क्लास में बताया था, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है, टेंपल के स्टेयर्स जो है, मंदिर की सीढ़ियां जो है ना, इसको रिपेयर की जरूरत है। ठीक है, एक मंदिर है जिसकी सीढ़ियां टूटी हुई है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है, सही है? तो ना यहां पे मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, ये मंदिर के ट्रस्ट को प्रॉमिस करता है कि ये टेंपल के स्टेयर्स को रिपेयर करने के लिए ये इसके तरफ से 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, 1 लाख रुपए का डोनेशन देगा, ये चैरिटी करेगा 1 लाख रुपए का। ऐसा किसने प्रॉमिस किया है? ए ने। बच्चों ए ने 1 लाख रुपए का प्रॉमिस किया है सिर्फ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉमिस किया है? पेमेंट किया नहीं अभी तक। वो क्या बोल रहा है टेंपल के ट्रस्ट को, मेरे तरफ से 1 लाख मान के चलो मैं दे दूंगा, दिया नहीं अभी तक पैसे। ठीक है, अच्छा ये जो टेंपल का ट्रस्ट ये क्या करते रहता है, ये काम चालू कर देते रिपेयर का, ये सोच के कि पैसे तो पैसे आ जाएंगे और वो पैसे यूज कर लेंगे और सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर देंगे टेंपल के स्टेयर्स को रिपेयर करने का। राइट, अब ध्यान से सुनना, एक प्रॉमिस पे भरोसा किया है टेंपल के ट्रस्ट ने और आगे काम चालू कर दिया। टेंपल के ट्रस्ट को क्या लग रहा है
पैसा मिल जाएगा उसे, सही है। इसके प्रॉमिस के भरोसे पे इसने क्या किया, इसने लाइबिलिटीज इनकर की है। इसका तो खर्चा हो गया टेंपल का, लाइबिलिटी इनकर की है। तो प्लीज बच्चों अब बताओ, अब अगर मिस्टर ए मना करता है पेमेंट करने से, अगले दिन ए बोल रहा है कौन से पैसे, काय के पैसे, मेरे को तो याद भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था 1 लाख रुपए दूंगा। कौन मना कर रहा है, सीधा ए मना कर रहा है। बच्चों प्लीज बताओ यहां पे क्या टेंपल ए को स्यू कर सकता है 1 लाख रुपए के लिए? यस। कंसिडरेशन तो नहीं है ना यार, चैरिटी वाला केस कंसिडरेशन के एक्सेप्शन मारा, यहां कंसिडरेशन नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, चैरिटी के केसेस में आप सामने वाले पर्सन को तभी कोर्ट में घसीट सकते हो अगर उसके प्रॉमिस के भरोसे पे आपने आगे खर्चा किया। जैसे कि टेंपल ने काम चालू कर दिया था रिपेयर का और आगे खर्चा हो गया है, किसके भरोसे पे खर्चा किया? ए के भरोसे पे, इसलिए अब टेंपल ये पेमेंट वसूल कर सकती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करना, क्वेश्चन चेंज करो। सपोज टेंपल ने अभी तक रिपेयरिंग का काम चालू किया ही नहीं है, टेंपल सोचती है पहले ए से पैसा आने देते हैं उसके बाद काम चालू करेंगे। अब ए ने प्रॉमिस किया, मना कर रहा है, क्या अब टेंपल ए को स्यू कर सकती है? क्यों नहीं? क्योंकि लाइबिलिटी अभी इनकर ही नहीं किया ना, ठीक है ना। तो बच्चों अब टेंपल ए को स्यू नहीं कर सकती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इजी है, ठीक है बच्चों। अपने सारे एक्सेप्शन यहां खत्म होते हैं। हमने कौन सा रूल सीखा अभी? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसके कितने एक्सेप्शंस बताए? 7। एक बार सिर्फ नाम बता दो। फर्स्ट पॉइंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसके साथ ही आपको बोलना है कंप्लीटेड गिफ्ट। उसके बाद क्या सीखा? कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, ठीक है सीखा। प्रॉमिस टू पे फॉर टाइम बाद डेट, उसके बाद एजेंसी, उसके बाद बेलमेंट वाला पॉइंट है, बताया नहीं मैंने आपको, बट आगे डिस्कशन होगा। और लास्ट क्या है? चैरिटी। चैरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? आपने खर्चा करना चाहिए उसके प्रॉमिस पे, तभी आप उसको स्यू कर सकते हो। सही है, ठीक है, समझ में आया? राइट बच्चों, यहां पे अपना कौन सा यूनिट खत्म हो गया? यूनिट 2 कंसिडरेशन यहां पे रिवीजन होता है खत्म, ठीक है।